तो हिस्ट्री होने के लिए क्या जरूरी है कि जो बात कही जा रही वही एक बिल्कुल वेल डिसिप्लिन्ड सब्जेक्ट, कि जैसे सपोज कर लें कि ये हमारा पास्ट है, ये पूरा हमारा पास्ट है, तो इस पास्ट में से हम हिस्ट्री में, इतिहास में सिर्फ उसी चीज़ को एंट्री देंगे जिस चीज़ का हमारे पास एविडेंस या जिस चीज़ का हमारे पास सबूत या साक्ष्य है। क्लियर है? अब ये एविडेंस जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। कुछ एविडेंस डॉक्यूमेंट फॉर्म में होते हैं, ओके, मतलब दस्तावेज के रूप में होते हैं, ओके, टेक्स्ट, लिटरेचर, ग्रंथों में पाए जाते हैं। अब ऐसे ग्रंथों में जो विचार अथेंटिक, मतलब जैसे हम जानते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई इसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि चाणक्य यानी कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त, आचार्य विष्णुगुप्त हुए थे, ये साबित करने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी कि उन्होंने एक बुक लिखी, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और ये भी कि वो ऐसे बेवड़े टाइप के इंसान नहीं थे, हाँ, कि दारू पी के कुछ भी लिख दिया। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड सिंसियर स्कॉलर, है ना। तो वो जो बात कहेंगे, वो जो भी कुछ कहेंगे, तो मान लिया जाता है कि वो बात सही है, वो एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। क्लियर? लेकिन अगर किसी स्कॉलर ने ऐसे कोई ड्रामा लिखा है, मीन्स जैसे कौटिल्य जैसा ही कोई विद्वान ने अगर सपोज कर लीजिए कोई ड्रामा लिखा है या प्ले लिखा है या स्टोरी लिखी है, तो उसकी हर बात सही नहीं मानते हैं, क्योंकि ड्रामा स्टोरी में कुछ ना कुछ फिक्शन, कुछ ना कुछ कल्पना, काल्पनिक चीज़ें होती हैं। बट जो पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड होता है उस पूरी स्टोरी का, वो सही मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज के टाइम में अगर कोई फिल्म बन रही है, कोई स्टोरी लिखी जा रही है, तो उसमें भोपाल आता है कि भोपाल से इंदौर, ओके, ये चीज़ परचेज करनी है तो इंदौर, शॉपिंग करनी है तो इंदौर। अब बार बार अगर 4 मूवीज़ में, आज के कंटेम्प्रेरी 4 मूवीज़ में अगर ये बात आती कि इंदौर इंदौर, तो फिर जो हिस्टोरियंस हैं वो ये मान लेते हैं कि इंदौर वाज अ बिग सिटी, यानी इंदौर एक विकसित शहर था, या इंदौर वाज अ सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कि इंदौर व्यापार और वाणिज्य का केंद्र हुआ करता था। जैसे 4-6 जगह अगर यही बात आ जाए लिटरेचर्स में, किसी किस्से कहानी में ही, कि पढ़ाई करने के लिए इन्होंने, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए अपने बच्चे को कोटा भेजा, है ना, तो हिस्टोरियंस ये बात आने वाले टाइम में मान लेगा कि कोटा वाज द सेंटर ऑफ या हब ऑफ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। ओके, क्लियर है ना। अब दूसरी चीज, इन टेक्स्ट, इन लिटरेचर्स के अलावा दूसरी बात क्या होती है, इनके अलावा जो दूसरा हमारा एविडेंस होता है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं जो एक्सकेवेशंस में, खुदाइयों में प्राप्त होती हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, पुरातत्वविदों को, है ना। तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक हिस्टोरियंस होते हैं, एक इतिहासकार होते हैं जो इतिहास लिखते हैं, और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो सबूत जुटाते हैं। ठीक, तो बहुत सारी जो साइट्स होती हैं, बहुत सारे जगह होते हैं, उन साइट्स को या उन जगहों को हम आर्कियोलॉजिकल साइट के नाम से जानते हैं, यानी पुरातत्व स्थल के नाम से जानते हैं। वहाँ पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो खुदाई करते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, और वहाँ से छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे CID वाले नहीं आके घर में एक एक बाल उठाते हैं कि हो सकता है यही जो किलर का बाल हो, इसका DNA टेस्ट कराया जाएगा। ऐसे बड़ी सावधानी से आर्कियोलॉजिस्ट भी इंस्पेक्शन करता है उस साइट का, और छोटी छोटी चीज़ें वहाँ से ढूंढ के लाता है और कंक्लूजन ड्रा करता है। अब क्या चीज़ें हमें मिलती हैं? पहली चीज़ जो हमें मिल सकती है वो मिल सकती है कि स्टोन के टूल्स मिल जाए कुछ, या हो सकता है मेटल एज हो तो मेटल के कुछ टूल्स मिल जाए। उन टूल्स कितने मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, उसके हिसाब से फिर वो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल एक उदाहरण बताऊंगा मैं कि जैसे सपोज कर लीजिए किसी हिस्टोरियन को, किसी इतिहासकार को एक मिट्टी का एक
टूटा हुआ टुकड़ा, मिट्टी के बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा मिला जिसकी साइज ये है, इतना बड़ा। तो इसको वो ला करके और कच्ची मिट्टी के ऊपर रखते हैं और उसका शेप आगे बढ़ाते हैं, मतलब उसी शेप को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते बढ़ाते पता चलता है कि ये ऐसा शेप बन गया, ऐसा। अब मतलब घड़ा, मिट्टी का, पकी हुई मिट्टी का घड़ा बन गया। अब ये घड़ा जो है वो छोटा तो है नहीं कि नमक रखने के लिए बनाया गया है, 2 किलो दाल रखने के लिए बनाया गया। ये घड़ा बहुत बड़ा है जिसमें 50 किलो अनाज आ जाए। ओके, तो इससे जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं, वो ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि जाहिर सी बात है, नदियों के किनारे रहते थे तो 50 लीटर 100 लीटर पानी भर के रिजर्व रखने की उनको कोई ज़रूरत थी नहीं। घड़े में 2 ही चीज़ भरी जा सकती, या तो पानी या तो अनाज। तो इसका मतलब हो गया कि ये जहाँ से ये घड़ा मिला हुआ है, ये लोग अनाज रखते थे इन घड़ों में, और अनाज रखते थे, इतना ज़्यादा अनाज रखते थे। तो इसका मतलब ये खेती करते थे, क्योंकि अगर आप खेती करोगे तभी उस अनाज खेतों में पैदा होगा और उसको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये खेती करते थे। तो फिर अगली चीज हो जाती है, खेती करते थे तो क्या इन्हें दूसरे मेटल्स की जानकारी थी, लोहों की जानकारी थी? क्या इन्हें खेती के साथ साथ ये जो एनिमल हस्बेंड्री भी किया करते थे, क्योंकि खेती में उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो इस तरह से वो परत दर परत अपने अतीत का, जिसको उन्होंने देखा नहीं है, जो उनके लिए बिल्कुल अननोन है, वो परत दर परत पर्दा उठाते चले जाते हैं और लिखते चले जाते हैं। तो इस तरह से जो कुछ भी हमारे सामने आता है वो हमारा हिस्ट्री या हमारा इतिहास कहलाता है। इतिहास में जब हम चलें आगे बेटा, तो हमें एक टाइम स्केल को समझना पड़ेगा। ओके, टाइम स्केल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मतलब हम जब पूरे इतिहास में बात करते हैं तो इतिहास में हमें 2 चीज़ें समझ में आती हैं। ये हाँ बेटा, इतिहास में हमें 2 चीज़ें समझ में आती हैं। 2 चीज़ें बार बार हमें यूज करनी पड़ती है डेट के साथ में। जैसे अभी हम जब लिखते हैं तो हमें अक्सर यूज करना पड़ता है जनवरी फरवरी मंथ लिखते हैं। ईयर यूज करना पड़ता है, जैसे अब अभी तक मान लीजिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी 2-4 दिन, क्योंकि अब 2021 आ गया। हड़बड़ी में अपन 2020 1 साल से वही लिखते आए हैं, है ना। खैर नहीं लिखेंगे 2020, क्योंकि लिखा बहुत कम है 20 नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो बुरा साल गया ना, तो 21 लिखेंगे। ऐसे जब हम हिस्ट्री में देखते हैं ना, तो हमें 2 चीज़ें बार बार दिखाई देती हैं। एक होता है एडी और एक होता है बीसी। ठीक, ओके। ये कैसे, इसको थोड़ा सा फटाफट समझ लेंगे कि ये जो इस जगह है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, जीसस क्राइस्ट को आप जानते हैं, ईसा मसीह भी कहते हैं, यीशु भी कहते हैं, और ही इज़ द फादर ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी जो क्रिश्चियन धर्म है, क्रिश्चियन धर्म के ये संस्थापक कहे जाते हैं, प्रोफेट कहे जाते हैं, प्रवर्तक कहे जाते हैं। इनका जन्म जिस डेट में हुआ था, ग्रिगोरियन कैलेंडर में। किस कैलेंडर में? ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया किसी फादर, पॉप थे, फादर थे जॉन ग्रिगोरी। तो जॉन ग्रिगोरी ने एक कैलेंडर बनाया। उस कैलेंडर में उन्होंने उनके बर्थ के डे को, जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन को उन्होंने 0 मान लिया। ओके, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर में जो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है वो 0 है। किस दिन पैदा हुए थे? 0 दिन पैदा हुए थे। यही एक घटना है बस जो 0 दिन में हुई। ओके, कोई एक टाइम तो 0 रखना पड़ेगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग हर चीज के शून्य से ही होती है। तो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को उन्होंने 0 माना। क्लियर है? और उसके बाद जैसे उनके बर्थ के बाद 1 दिन बीत गया, जैसे सपोज कर लो आज बर्थ हुआ था, अब कल, आज बीत गया, कल आया, तो आफ्टर 1 डे आफ्टर। ओके, उसी को जो हमारा लैटिन लैंग्वेज है, आफ्टर 1 डे को अन्ना डोमिनी कहा जाता है उसको। एडी
ओके या आजकल वो शब्द नहीं यूज करते, आजकल सीई शब्द यूज करते हैं। सी मीन्स क्या हो जाता है, कॉमन ईरा। सी मीन्स कॉमन ईरा, ईरा मतलब होता है संवत, ठीक। तो जो सामान्य संवत है उस संवत का पहला दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। कैलेंडर बहुत सिस्टमेटिक बना है, यू नो अबाउट दैट, कि आप जानते हैं कि ऐसे तीसरा दिन चौथा दिन करते करते 30वां दिन हो जाता है और एक दिन आता है 31वां दिन, और 31वां दिन पर वो एक बंच क्लोज कर देते हैं कि इट इज फर्स्ट मंथ, जनवरी गया। अब फरवरी में फिर वो ये देखा जाता है कि लीप ईयर है कि नहीं है। 28 डेज अगर वो लीप ईयर है तो 29 डेज तक चलता है फरवरी, नहीं तो 28 डेज में ही फिनिश हो जाता है। फिर मार्च आता है, फिर अप्रैल, फिर ऐसे दिसंबर होते होते एक साल बीत गया। 31st को एक साल बीत गया और उस 0 डे को हम सेलिब्रेट करते हैं यू के फॉर्म में, न्यू ईयर, यू क्रिसमस, न्यू ईयर का जो विदाई समारोह के रूप में हम उसे फिर अब क्या आ गया, अब हम लिखेंगे 1 ईयर एडी। अब ऐसे फिर आगे चलेंगे तो 1 ईयर के बाद 2 ईयर होता जाएगा, 3 ईयर होता जाएगा, ऐसे करते 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 आज 2021। ओके 2021 कितना गया, आप ध्यान से थोड़ा सा इस बात को समझेंगे। 2020 ईयर्स स्पेंड हो चुके हैं, 2020 साल बीत चुके हैं, है ना। और 2020 साल बीतने के बाद भी 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया, समझे ना। मतलब 2020 तो कंप्लीट हो चुका है उनके बर्थ को, और 2 दिन और। 2021 साल नहीं हुआ है अभी 2020 साल 2 दिन। ओके तो ये एक डेट हो गई, ये एक डेट हो गई 0। इस दिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। इसके पहले के जो इवेंट्स हैं, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है ना। तो उनको कैसे कैलेंडर में स्केलिंग करेंगे, तो उनके पहले के जो इवेंट्स हैं उनको हम BCE कहते हैं। ओके यानी BCE मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा। ओके या केवल BC अगर कहते हैं तो उसका मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ C फॉर क्राइस्ट, तो बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट या BCE कहते हैं। इज इट ओके? हाँ जी। अब ऐसे देखें कि सपोज कर लिए 500 BC की बात कर रहा हूं, यानी कि उनके बर्थ से 500 साल पहले कोई चीज हुई। 500 BC 500 साल पहले कोई घटना अगर घटित हुई, तो अब हिसाब लगाते हैं कितना। तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। आज है 2020 बीत चुके हैं। ओके 21 नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक, क्योंकि उसमें भी 2 ही दिन गया है। तो 2020 यहां से यहां, ये मैथ्स में आप जानते होंगे अच्छे से कैसे पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो 2020 यहां से यहां प्लस 500 और, तो अगर 500 BC कहा जा रहा है कि सम इवेंट हैज बीन अकर्ड ओके ऑन 500 BC, तो इसका मतलब हो गया कि वो इवेंट आज से लगभग 2500 साल पहले की बात की जा रही है। 2000 AD में है और 500 BC में है। क्लियर? अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्टार्टेड इन 3700 BC, इंडस वैली सिविलाइजेशन 3700 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ था, वहां से हम इसकी शुरुआत मानते हैं। तो आप तुरंत अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी बहुत अच्छा है 2020 को अप्रोक्सीमेट 2000 ही मानो, 2020 ईयर को नेगलेक्ट करो, है ना। तो 2000 प्लस 3700, यानी अगर हम बोले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो अपने दिमाग में एक एस्टिमेट बिल्कुल क्लियर करके चलो कि लगभग ये 5000 ईयर ओल्ड बात कही जा रही है। लगभग 5000 साल पहले की बात, ये 5500 साल पहले की बात कही जा रही है। ये क्लियर है ना। जब मैं बोलूं कि जो महावीर स्वामी एंड महात्मा बुद्ध वाज बोर्न इन 6th century BC, तो सेंचुरी मतलब समझते हैं आप, सेंचुरी मतलब सेंट मतलब होता है 100,
ओके, तो सेंचुरी मतलब होता है 100 ईयर्स का, तो 6th सेंचुरी बीसी का मतलब हो गया 6 प्लस इंटू 100, 600 बीसी। आज से देखें तो 2600 बीसी, यानी महात्मा बुद्ध कितने साल पुराने हो गए? तो लगभग 2500-2600 साल पुराने हो गए। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो बातें कही जा रही हो आज की बातें नहीं है। ओके, महावीर स्वामी से रिलेटेड जो बातें कही जा रही हैं वो, ओके, जैनिज्म से रिलेटेड ये सारी बातें जो हैं वो लगभग 2500 साल पुरानी बातें हैं ये सब। ओके, इज इट क्लियर? स्केल क्लियर है ना? 2-3 बातें बस डायरेक्ट आप समझ लेना। BCE बार बार आएगा, मैं नहीं यूज करूंगा क्योंकि मैं नॉर्मली केवल अपने टेक्स्ट में, अपने डॉक्यूमेंट्स में मैं BC और AD यूज करता हूं। लेकिन जो आधुनिक या जो मॉडर्न बुक्स हैं, अभी जो लिटरेचर्स आ रहे हैं या न्यूज़पेपर्स वगैरह में, वो BC और AD पुराना, ट्रेंड के साथ साथ कुछ नयापन आना चाहिए ना, चेंज होना चाहिए, तो वो चेंज कर दिया उन्होंने BCE और AD की जगह CE यूज करते हैं। और अच्छा, ये जो ट्रेंड में लाया गया उसके पीछे भी एक रीजन है कि कई बार बच्चा गलती से लिख देता है। ओके, गलती से लिख दिया CE और था BCE की बात, तो पूरा डिलीट ना मारना पड़े, आगे B और जोड़ दो तो BCE हो गई। मतलब जैसे महात्मा बुद्ध वाज बोर्न इन 600 CE, गलती से लिख दिया मैंने, अब AD लिख दिया तो पूरा A काटना पड़ेगा, D काटना पड़ेगा, व्हाइटनर लगाना पड़ेगा। ओके, हो जाती है ऐसी गलतियां। अब मान लीजिए ऐसी गलती हो गई मुझसे कि AD की जगह मैंने C लिखा है, अब उसको BCE करना है, तो बस B बीच में और इंसर्ट कर दो आप। ओके, तो ये कारण भी है इस के पॉपुलर होने का। इज इट क्लियर? आगे मैं बीच बीच में आपसे पूछता जाऊंगा कैसे क्या। ओके, चलो आगे। अभी हाँ जी, समझ लेते हैं पहले टाइम स्केल, अपने इंडियन हिस्ट्री का जो टाइम स्केल है उसको समझ लेते हैं। ठीक, ध्यान से, बस बहुत ध्यान से आप समझना। और फिर से जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट करूँगा कि जब ये क्लास हो जाएगी तो इसके बाद अभी आप लोग व्हाट्सएप नंबर अपना जो भी यूज़ करते हो वहाँ राइट डाउन करवा देना, लिखवा देना। ठीक, हम एक ग्रुप बना लेंगे अलग। ठीक, तो आज से ही मैं आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जितना हम आज पढ़ पाएंगे उतना मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दिया करूँगा। तो क्या होता है कि कई चीज़ें जैसे यहाँ प्रेशर के कारण, नएपन के कारण, या हो सकता है कि कहीं अपना ध्यान और जगह हो, कई बार ऐसा भी होता है कि मेंटली अपन अपसेंट हो जाते हैं क्लास में, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बी प्रैक्टिकल, मतलब चलता रहता है ये सब ना, कोशिश करें कि ऐसा नहीं हो, लेकिन कई बार हो जाता है। हाँ, बहुत सारी टेंशन्स होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी टेंशन होती है। मैं इसमें खाना नहीं अच्छा मिला, रास्ते में आ रहे थे किसी ने कुछ कह दिया, हम ओके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंसान जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है हमारा मन। मतलब बहुत पावरफुल भी है और बहुत प्रॉब्लमेटिक भी है। जरा सी चीज़ में जरा सी कोई ने बात बोल दी, टूट जाता है वो। ओके, जिसको हम दिल कहते हैं ना, दिल नहीं होता एक्चुअल में। दिल तो एक फंक्शनिंग इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, जिसको बार बार हम दिल कहते हैं। मेरा दिल आ गया, मेरा दिल टूट गया, है ना, अपने दिल में मुझे अब जगह दे दो थोड़ी सी। तो ये जो शब्द हम यूज़ करते हैं बार बार, ये वास्तव में दिल नहीं, मन में होता है। ओके, मेरा मन लग गया है। ओके, तो बहुत किसी दिन इत्मीनान से मन के बारे में बताऊंगा, और आपको समझना भी ज़रूरी है मन को ना, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक, तो मन बहुत ताकतवर चीज़ होती है। तो खैर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसको क्लास के बाद आपको सेंड कर दूंगा, तो घर पे, जिससे आप एक बार और अच्छे से ये सब चीज़ों को देख सकें। कभी कोई चीज़ मान लीजिए आपने नहीं नोट किया कोई चीज़ को, तो वो डॉक्यूमेंट है आपके पास। हाँ, बस करना इतना है बेटा आपको कि ऐसा ना हो कि ये सिर्फ PDF में ही पड़ा रह जाए। मैं चाहूँगा कि ये जो चीज़ें मैं आपको सेंड करूँगा, जैसे ये सेंड करूँगा, तो ये आप एक नोटबुक बना करके ना, सिस्टमेटिक, उसमें रोज़ का रोज़ जो PDF सेंड करूँगा रोज़ का रोज़, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा, कि जैसे यहाँ के बाद जो हमने समझाया क्लास में, और उसमें जितना समझ में आया, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट डे आई एम हियर,
मैं हूं। बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे हम, कहीं से कहीं कोई चांस ही ना रह जाए फेलियर का ना। और ट्रस्ट में बेटा, सच में विश्वास कीजिए कि जो पढ़ता है वो रुकता नहीं है। ओके, कहीं किसी का दोष नहीं होता, सिस्टम का कोई दोष नहीं होता है, कमीशन का कोई दोष नहीं होता है, एग्जामिनर का कोई दोष नहीं होता है, सारा दोष हमारा होता है। हम सिर्फ इस वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते, हम मतलब बहुत सारे लोग, क्योंकि वो नहीं पढ़ते हैं। मेरा सीधा सा अनुभव है, क्योंकि पढ़ने वाला कोई ब्रिलियंट बच्चे को मैंने आज तक रुकते हुए नहीं देखा है ना। हाँ, कभी कभी हो जाता है, बट उसके पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम, ये वो, किस्मत भी थोड़े से। तो ओके, तो हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हिस्ट्री को हम ज़्यादा बहुत बैक में नहीं जाते। वैसे तो अगर हम बैक में जाएं तो यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड आगे आएंगी, वो स्लाइड्स में मैं आपको दिखा दूंगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, धरती की उत्पत्ति कब हुई, और इंसान कब पैदा हुआ, ये सारी चीज़ें भी अपन डिस्कस करेंगे। बट अभी टाइम स्केल में हम, कल भी मैंने बताया था 20 लाख टू 1500 BC। ओके, मतलब 20 लाख से 1500 BC का जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। ओके, अब थोड़ी सी एक बात और बता दूं मैं आपको, प्री हिस्ट्री मतलब क्या होता है, हिस्ट्री मतलब क्या होता है। प्री हिस्ट्री का मतलब कह रहा है क्या कि हिस्ट्री से पहले की कोई चीज़ है। तो हिंदी में उसको पहले को प्राग कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, प्राग। और इतिहास तो हो जाता है ये जुड़ के, संधि कहलाती है हिंदी में। तो प्राग धन इतिहास बराबर प्रागैतिहास। ओके, तो हिंदी में प्री हिस्ट्री को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल क्या होता है बेटा, प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसके बारे में जानने का हमारा जो सोर्स है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का हमारा जो सोर्स है, दैट इज ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ओके, उस काल के बारे में हमें टेक्स्ट में या लिटरेचर में कुछ भी नहीं मिलता है ना। और जहां से हमें जानकारियां लिटरेचर के थ्रू प्राप्त होने लगती हैं, डॉक्यूमेंट्स के, रिटन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्राप्त होने लगती हैं, उस काल को हम हिस्ट्री कहते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ 1500 हमने क्यों रखा है? 1500 इसलिए रखा है कि ये 1500 BC का जो टाइम है, उस समय की बात हमें सबसे पहला टेक्स्ट इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया का, बहुत गर्व की बात है कि पूरी दुनिया का सबसे पहला लिटरेचर, पूरी दुनिया का सबसे पहला साहित्य जिसको हम ऋग्वेद कहते हैं। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, नॉट ओनली इंडिया, केवल भारत नहीं, इसलिए नहीं कि भारत में उसलिए अपनी चीज को मैं बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, पूरी दुनिया का सबसे पहला रिटन डॉक्यूमेंट इज ऋग्वेद। इज इट क्लियर? तो यहां तक की जानकारी, यानी इससे ऋग्वेद 1500 BC से पहले तक की जानकारी हमें कहीं रिटन नहीं मिलती है। उसके लिए हम यही कॉइन्स या जो टेराकोटा पीसेस या स्टोन टूल्स, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। और ऋग्वैदिक पीरियड से हमारा इंडियन हिस्ट्री शुरू होता है, भारत का इतिहास शुरू होता है। तो प्री हिस्ट्री भी लंबा चौड़ा है। प्री हिस्ट्री को देख लेते हैं। जो प्री हिस्ट्री है बेटा, इस प्री हिस्ट्री में पहला जो होता है, पहला, इसको हम स्टोन एज कहते हैं। स्टोन मतलब पाषाण। ये क्या नाम हुआ? पाषाण काल। ओके, ताम्र पाषाण काल। ओके, और जो कांस्य युग और लौह युग, ऑब्वियसली आपको समझ में आ गई होगी बात कि ये क्या है, ये मटेरियल्स हैं, मैटर्स हैं, पदार्थ हैं। कुछ पदार्थों को हम पत्थर कह रहे हैं, दूसरे कुछ पदार्थ हैं जिन्हें हम तांबा कह रहे हैं, तीसरे कुछ पदार्थ हैं जिन्हें हम कांसा कह रहे हैं, और चौथे कुछ पदार्थ हैं जिन्हें हम लोहा कह रहे हैं। क्लियर है ना? तो ये कैसे युग हैं? ये युग की ये जो पीरियड्स हैं, इन पीरियड्स का नाम हमने इन मैटर्स के नाम पर रखा हुआ है, इन पदार्थों के नाम पर रखा हुआ है ना?
ओके इन पदार्थों के नाम पर इन युगों का नाम रखा हुआ। क्यों? क्योंकि इन युगों में यही वाले पदार्थ टूल्स के रूप में ज्यादातर यूज। तो स्टोन यूज मतलब स्टोन एज मतलब क्या हो गया? पाषाण काल मतलब क्या हो गया कि इस काल में जो टूल्स जरूरी होते हैं ना, टूल्स के बिना हम जिंदगी नहीं जी सकते हैं। जैसे अभी मुझे लिखना है यहाँ, तो इस अगर पढ़ाना है, आप तक अपनी बात पहुंचानी है, तो इसकी आपसे बात करनी है, तो सेल्फ, ये टूल्स हैं, ये हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। तो अर्ली मैन, जो हमारा प्राइमेट मैन था, उसने भी टूल्स डेवलप किए, लेकिन जो पहला टूल डेवलप किया उसने, वो स्टोन का टूल था। और फिर धीरे 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 उसमें एडवांसनेस, धीरे धीरे उसमें जो परफेक्शन टूल्स में आता चला गया। उसी के ग्राउंड पर स्टोन का टूल, अब स्टोन को एक चीज़ और बोलते हैं बेटा, स्टोन को एक चीज़ बोलते हैं लिथिक। क्या बोलते हैं? स्टोन, रॉक, लिथिक, कुछ भी कह लीजिए, सब एक ही चीज है। फिर से बोलो, लैटिन में स्टोन मतलब होता है लिथिक, और इसी से कई शब्द आपको मिलेंगे। लिथोस्फीयर मतलब, स्फीयर मतलब होता है गोला। जैसे दिस इज स्फीयर, ये जो शेप है ये स्फेरिकल शेप है ना, ये गोला स्फेयर होता है ना, स्फेयर। तो रॉक का स्फीयर क्या कहलाएगा? हाँ, लिक्विड वाटर का स्फीयर, वाटर को हाइड्रो कहते हैं। ओके ओके, एयर का स्फीयर, हवा का स्फीयर, हवा को एटम्स कहते हैं, एटमॉस्फेयर। और लाइफ का स्फीयर, लाइफ को बायो कहते हैं, हाँ, बायो स्फीयर, है ना। तो एक स्फीयर है, एक गोला है बेटा, जिसमें जीवन है। मतलब गोले में जीवन नहीं है, मतलब वो जो एक सर्कल है ना हमारे चारों ओर, उसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसमें लाइफ पाई जाती है। जैसे हम आप सब उसी स्फीयर में हैं, तो दैट स्फीयर, बर्ड्स, हाँ, बर्ड्स उसी स्फीयर में है ना। ओके, दीमक उसी स्फीयर में है, कोरोना वायरस उसी स्फीयर में। तो वो जो एक गोला है, उस गोले के बाहर ये सब कुछ भी नहीं है, उस स्फीयर को हम बायो स्फीयर कहते हैं। एक गोला ऐसा है जिसमें वाटर है, चाहे वो वेपर के फॉर्म में है और चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, बट धरती के चारों ओर एक गोला है, उस गोले को हम हाइड्रो स्फीयर कहते हैं। एक गोला है जिसमें बहुत बारीक बारीक पार्टिकल्स लाइक एटम, अब एटम शब्द सुनिए, एटम, ओके, दो शब्द से मिलकर बनाओ, ए प्लस टॉम। टॉम मीन्स विच कैन नॉट बी डिवाइड मोर, विच कैन नॉट बी कट मोर, जिसके और अधिक पीसेस ना किए जा सकें, जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें, जिसे और किसी भी तरीके से और डिवाइड ना किया जा सके। दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। उस छोटे से छोटे कण को हम एटम कहते हैं। तो लाइक एटम गैसेज हैं, तो इसलिए इसको नाम दिया एटमॉस्फियर। ओके, तो लिथो समझ में है, हाँ। अब दूसरा लिथो स्फीयर, अब यहां भी लिथो है। ओके ओके, तो यहां पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक है। तो पैलियो मीन्स पुराना, मीसो मीन्स बीच का, नियो मीन्स नया। ओके, तो पैलियो मतलब, और लिथिक मतलब पुराना, और लिथिक मतलब स्टोन, मतलब पुराना समय है, ये बहुत पुराना वो समय है जिसमें स्टोन यूज करते थे, वो पीरियड पैलियोलिथिक पीरियड हो जाता है। मीसोलिथिक मतलब ये नए और पुराने के बीच में है, मीसोलिथिक हो जाता है। अच्छा, एक और बोलूंगा, मेगालिथिक बोलूं तो, मेगा मतलब बड़ा, बड़े को हिंदी में बोलते महा, है ना। और लिथिक मतलब स्टोन यानी पाषाण, पाषाण पत्थर, है ना। हाँ बेटा, तो क्या बोलोगे आप इसको? महा पाषाण काल। एक शब्द, जितने शब्द यूज होंगे लिथिक पे सारे बता दे रहा हूं मैं ना। एक मोनोलिथिक टर्म आएगा। मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल होता है, मोनो मतलब एकल, एक, मोनोलिथिक। ओके,
अब हिंदी में इसको एकल पाषाण नहीं कहते हैं, हिंदी का शब्द इसका दूसरा प्यारा सा शब्द है, एकाश्म बोलते हैं, एकाश्म। ठीक, तो एकाश्म क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक बहुत, जैसे आप भोपाल से किधर भी बाहर निकलो, चाहे जिधर बाहर निकलो, होशंगाबाद की तरफ जाओ, रायसेन की तरफ जाओ, विदिशा की तरफ जाओ, किसी भी सड़क पर जाओ, आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी और उन पहाड़ियों पे बड़े बड़े रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानें आपको दिखेंगी। ओके, सपोज कर लीजिए आपके पास बहुत पैसा हो जाता है, उसी में से किसी एक रॉक को चुनिए, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, मतलब इतनी बड़ी कि जैसे समझ लीजिए कि ये बिल्डिंग इतनी बड़ी चट्टान है। ठीक, और मजदूर लगवा दीजिए, अब वो काट के उन रॉक को काटना शुरू कर दे, छीड़ी हथौड़ी से कटता है ना पत्थर, रॉक्स को काट काट के छीनी हथौड़ी से, और कोई महल बना दे या मंदिर बना दे। ओके, तो अगर वो मंदिर बनता है तो दिस विल बी मोनोलिथिक टेम्पल, रॉक कट मोनोलिथिक। हमेशा ध्यान रखेंगे रॉक कट होगा, मोनोलिथिक अगर होगा तो रॉक कट होगा, यानी पत्थर को काट करके। ओके, मोनोलिथिक मतलब एक ही चट्टान से, सिंगल चट्टान से, मतलब उसमें कहीं बीच में ज्वाइंट नहीं है, एक ही चट्टान से। ओके, मोनोलिथिक टेम्पल बनाया गया। ये इसलिए बता रहा हूँ, आएगा बहुत जल्दी ही आएगा, कि पूरा एक साउथ इंडियन रूलर था, साउथ इंडियन राजा था, शासक हुआ करता था। ओके, तो महेंद्र वर्मन, ठीक, पल्लो डायनेस्टी चलती थी तमिलनाडु में, उसकी बहुत ही हुआ, जब ग्रेट एम्परर, बहुत महान शासक हुआ करता था। ओके, तो उसने ये आर्ट स्टार्ट कराया था, कहाँ, महाबलीपुरम में। किस जगह? महाबलीपुरम में। महाबली उसकी टाइटल हुआ करते थे, वो खुद को महाबली कहता था, तमिल में मामल कहते हैं। ठीक, तो मामल्लपुरम शहर है। अभी कुछ दिन पहले, कोरोना से पहले, शी जिनपिंग आए थे तो मामल्लपुरम लेके गए थे नरेंद्र मोदी उनको, और नरेंद्र मोदी भी वो लुंगी उंगी पहन के, और वो भी लुंगी उंगी पहन के, वहाँ साउथ इंडियन कॉस्ट्यूम में पूरे आए थे, है ना। तो सुना होगा आपने मामल्लपुरम समिट, मामल्लपुरम में सम्मेलन, वो जगह मैं आपको लेके चलूँगा यहाँ स्क्रीन पे, मामल्लपुरम में, है ना। तो मैं बताऊँगा कि कैसे पल्लो रूलर्स ने, पल्लो शासकों ने बड़े बड़े कहाँ उनको रॉक्स मिले, समुद्र के किनारे, समुद्र के। तो इस साइड को ऑफ शोर भी कहते हैं। ऑफ शोर मतलब समुद्र के बिल्कुल किनारे, नज़दीक, तो ऑफ शोर टेम्पल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफ शोर मोनोलिथिक टेम्पल्स भी कहते हैं। क्लियर है ना? तो वो आगे आएगा, बट लिथिक पर जितने शब्द हैं वो ये हैं। लिथोस्फीयर है, अर्थ की एक लेयर है जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। वो जियोग्राफी में आप पढ़ोगे लिथोस्फीयर। हिस्ट्री में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक पढ़ोगे। इसके बाद हिस्ट्री में ही अभी थोड़े कुछ साल बाद अभी आएगा, मतलब 300 BC, लगभग 300 ईस्वी पूर्व में साउथ इंडिया में एक कल्चर डेवलप होगा। उस कल्चर को हम नाम देंगे मेगालिथिक। तो हम साउथ जब चलेंगे, जब दक्षिण भारत का इतिहास देखेंगे तो मेगालिथिक कल्चर के बारे में भी जानेंगे। ओके, तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक के बाद मेगालिथिक हिस्ट्री में आएगा। और जब हम पल्लो रूलर्स के बारे में जानेंगे तो वहाँ मोनोलिथिक आएगा। सबका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, लिथिक मतलब समझ में आना चाहिए। एक चौथा शब्द, एक लास्ट शब्द और बता देता हूँ अभी, बस जस्ट अभी इसके बाद एक शब्द आएगा आपको, कैल्कोलिथिक। क्या? कैल्को साइट एक और होता है, कैल्कोसाइट एक और होता है। ओके, और मतलब समझते हैं, अयस्क, जिससे मिनरल्स मिलते हैं हमें, मेटल्स मिलते हैं हमें, उसको हम और कहते हैं। जैसे आयरन का और मैग्नेटाइट होता है, वैसे कॉपर का और कैल्कोसाइट कहलाता है। क्लियर है? तो कॉपर को कैल्को कहा गया। कॉपर मतलब तांबा, तांबे को कैल्को कहा गया। ये कॉपर बड़ी कमाल की चीज़ है बेटा। ओके, अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाएं तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है ये। इट इज़ द रीजन, यही कारण है कि इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री। वायर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और कॉपर वायर से जब हम वायरिंग वगैरह कराते हैं ना, तो बेस्ट वायरिंग मानी जाती है। उससे भी बेहतर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज़ सिल्वर।
बट सिल्वर से हम अपने घर की वायरिंग नहीं करवा सकते, फिर घर बड़ा चोरी वोरी हो सकता है ना। लोग आएंगे तो सारे काले, तो तोड़ो तोड़ो, क्या तोड़ो, केबल तोड़ो इनके, है ना। तो इतना महंगा हो जाता है कि वो, तो पहला सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ना सिल्वर, और सबसे बेस्ट जो यूज होता है दैट इज, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जो बेस्ट है एल्युमिनियम, थोड़ा और चीप हो जाता है, तो पब्लिकली यूज किया जाता है। मतलब जो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए हमारे स्ट्रीट कंडक्टर्स होते हैं जो गलियों में लगते हैं तार खंभों पर, वो फिर एल्युमिनियम के होते हैं। कंडक्टर के बारे में जब साइंस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि बेस्ट और बैड का मतलब क्या होता है। क्लियर है? अभी तांबे का एक गुण आपने जाना। तांबे के साथ एक और प्रॉपर्टी है बेटा, तांबे के साथ एक और जो तांबे के बारे में जो सबसे बेहतरीन बात जानने की है कि इट इज़ द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। इंसान के द्वारा, मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाली ये पहली धातु है। मेटल में जब हम आते हैं ना, तो इंसान ने जिस सबसे पहला मेटल को खोजा, जिस सबसे पहले मेटल को यूज किया, दैट इज कॉपर। ओके, समझे बेटा? तो जब हम हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे ना, तो जैसे ही मेटल एज में आएंगे, यानी पत्थर छोड़ जब इंसान के हाथ में कोई मेटल आया, धातु आई, तो धातु आप देखोगे तो दैट विल बी द मेटल ऑफ कॉपर। लेकिन इसके साथ कॉपर का देखा होगा आप सबने भी, कॉपर के जो यूटेंसिल्स देखे होंगे, नहीं? हम मॉर्निंग में पानी पीते हैं तांबे के लोटे में, इसके बाद भगवान जी का जो लोटा होता है वो तांबे का लोटा होता है। तो एक बात आपने गौर किया होगा बेटा, अगर आप यूज़ करते हैं तांबे के बर्तन, कि बहुत सॉफ्ट होता है वो, मतलब ज़रा सा गिरा नहीं कि उस धंस जाएगा। तो मतलब बहुत वाइडली यूज़ नहीं किया जा सकता है, रेगुलर यूज़ नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीज़ें उसके साथ बहुत लिमिटेशंस है कि लोटा तो बना सकते हो लेकिन तलवार नहीं बना सकते। गले पे मारोगे ना वही अलग हो जाएगा, नहीं? कुल्हाड़ी नहीं बना सकते उससे। तो बेटा क्या कि जब ये कॉपर यूज किया गया, तो कॉपर के साथ साथ फिर यूज करने वाले लोगों ने पत्थर से कॉपर को रिप्लेस नहीं किया। मतलब हार्ड टूल्स के रूप में उन्होंने स्टोन टूल्स को रखा, और धीरे धीरे जो यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह होते हैं या ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनके लिए ये कॉपर भी ले आए। तो इसलिए दोनों पैरेलल चली। तो कैल्को भी है और लिथिक भी है। तो ये नई सिविलाइजेशन कहलाएगी क्या? कैल्को लिथिक। लेकिन इंसान का दिमाग होता है बेटा, दिमाग जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। जहाँ समस्या आती है वहीं सल्यूशन ढूंढता है। तो सल्यूशन ढूंढने लगा, किस चीज़ का सल्यूशन ढूंढने लगा कि कैसे हम स्टोन को रिप्लेस कर दें कंप्लीटली। ओके, स्टोन को कैसे कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया। यहाँ एक बात और बताऊंगा कि जब भी हम ये इरा पढ़ेंगे तो रिप्लेसमेंट की बात की, एक एज आया उसके बाद दूसरा, तो ऐसा नहीं होता है ना बेटा कि एक एज आया और दूसरा एज, मतलब कंप्यूटर यूज करने लगे सभी बच्चे, लैपटॉप यूज करने लगे लिखने पढ़ने के लिए, इसका मतलब इन्हें कॉपियों को रिप्लेस कर दिया। कॉपियाँ भी एग्जिस्ट करेंगे, तो एक ट्रांजिशन होता है ना, जिसमें आपके लैपटॉप के साथ साथ मतलब जो आपके डिजिटल बुक्स हैं, डिजिटल बुक्स के साथ साथ फिजिकल बुक्स भी रहेंगे। हाँ, धीरे धीरे जनरेशन बढ़ती जाएगी, आगे आगे धीरे धीरे जो लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं ये गायब हो जाएंगी। फिर कोई दुकान से जाके, शॉप से जाकर के बुक खरीद के नहीं लाएगा, सब डिजिटल फॉर्म में आ जाएगी, पूरी आपके हाथ में। हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा टैब वैब आ जाए, कोई पूरी लाइब्रेरी हो, पढ़ते रहो दिन भर उसी में से, जो बुक डायरेक्टरी में डाल दो वो बाहर आ जाएगी उसमें से। मे बी पॉसिबल। अब धीरे धीरे जब ऐसा हो जाएगा, बच्चे जो है इतना भारी भरकम बैग लेकर के ऐसे ऐसे चलते हैं, हो सकता है आने वाले समय में सब कुछ रिप्लेस कर दिया जाए। बच्चा सिर्फ एक टैब लेकर के जेब में रख के चल दे स्कूल। हाँ, हो सकता है उसमें स्पीच रिकॉग्निशन हो, कि मतलब मैं जैसे जो कुछ भी बोल रहा हूँ सब टाइप होता जाए, उस खटाखट आपको लिखने या नोट बनाने की जरूरत ही ना पड़े। एग्जाम कैसे दोगे आप मेंस का? बोलते जाओ, एक अलग चैम्बर में आपको बैठाते हैं, बोलते जाओ, लिखता जाएगा। वो अलग टैब, आयोग टैब देगा आपको। नहीं, सील बिल्कुल पैक, जब इंस्ट्रक्शन मिले तभी उसका सील तोड़ा जाए।
लेकिन अभी कैसा देख रहे हैं हम, अभी दोनों चीजें हैं, डिजिटल भी है और फिजिकल भी है। नहीं, जब मेल आया ना, ईमेल आया, तो ईमेल ने, मैंने देखा कि ईमेल का जो एज था, ईमेल का एज जब आया तो उस समय लेटर्स भी लिखे जाते थे, फिजिकल लेटर्स भी लिखे जाते थे। बाद में धीरे 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 एक चीज ने दूसरी को, ओके, तो जैसे स्टोन एज है, तो स्टोन एज की जगह जब कैल्कोसाइट पीरियड आया तो उसमें तो स्टोन था ही, लेकिन जब उसके बाद फिर दूसरा पीरियड, नेक्स्ट पीरियड ब्रॉन्ज आया, तो ऐसा नहीं कि स्टोन और ये सब बिल्कुल खत्म ही हो गए, साथ साथ वो भी कहीं कहीं यूज में है, किन्हीं किन्हीं साइट्स पर अभी वो भी मिल रहे हैं ना। क्लियर है? हाँ, बस ऐसा कह सकते हो आप, बहुत इजीली ऐसा कह सकते हो कि जब आयरन, सपोज कर ले, आयरन मेटल यूज करना शुरू किया गया तो आयरन का अर्ली होगा, अर्ली एज है ना, और ब्रॉन्ज का लेटर होगा। नहीं समझे? ब्रॉन्ज का क्या होगा? बाद का, खत्म, अंत होता हुआ, यही होगा ना। आयरन का अर्ली और ब्रॉन्ज का लेटर होगा। तो इस तरह से हम अपने हिसाब से उसको लेटर पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो दोनों में ट्रांजिशन आपको कॉमन मिलेगा। क्लियर है? तो ये कंफ्यूजन ना रहे। अब चलते आगे। तो क्या कॉपर को हमने देखा, तांबे को हमने देखा, दैट वाज अ वेरी सॉफ्ट मेटल, बहुत सॉफ्ट था। तो सॉफ्ट को हार्ड कैसे किया जाए, तो इंसान ने मेटलर्जी खोजी। मेटलर्जी मतलब समझते हैं, धातुओं के बारे में जान करके, रिसर्च करके, जान करके कैसे किया जाए, एक्सपेरिमेंट करके धातु विज्ञान को जन्म दिया। मेटलर्जी कहते हैं, धातु का विज्ञान पैदा किया। ओके, और धातु विज्ञान में सबसे पहले अलॉय, अलॉय शब्द सुना है बेटा? अलॉय, अलॉय नहीं सुना? व्हील, मैं बोलूं आपकी गाड़ी अलॉय व्हील की है क्या, तो सुना कि नहीं? अलॉय कार अलॉय व्हील की है कि नॉर्मल कार का जो व्हील है अलॉय व्हील है या नॉर्मल व्हील है? तो क्या बोलोगे आप? आपकी स्कूटी का, स्कूटर का जो व्हील है अलॉय है या नॉर्मल है? समझे ना? तो यहाँ पर अलॉय हम रेगुलर सुनते हैं कि अलॉय व्हील है, ये अलॉय व्हील। अलॉय मतलब होता है कि एक मेटल में दूसरा मेटल मिला दिया जाए तो अलॉय बन जाता है। दो मेटल्स के कॉम्बिनेशन से जो तीसरा मेटल होता है वो ज़्यादा, थोड़ा मतलब थोड़ा सा उसकी क्वालिटी में, जिसको हाइब्रिड कहते हैं ना, हाइब्रिड हो जाता है वो, मतलब दोनों के गुण आ जाते हैं। ठीक, ओके। तो जैसे कि जो सबसे पॉपुलर अलॉय जो हम यूज करते हैं दैट इज स्टील, जिसमें आयरन है, कार्बन है, निकेल है, ओके, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, कई सारी मेटल्स को मिक्स करके एक मेटल बनाया गया, जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि उसके अकॉर्डिंग है कि स्टेनलेस है, जंग नहीं लगेगा, ओके, फ्लेक्सिबल है, क्रैक नहीं होगा और चमक रहा है सिल्वर जैसा। तो हमने ऐसा मेटल बनाया। ये क्या है? जब 2, 3, 4 मेटल्स को मिक्स करके एक नया मेटल बनाएंगे तो दैट विल बी अलॉय, मीन्स मिश्र धातु कहलाता है। इज इट क्लियर? तो पहला अलॉय डेवलप किया हमने, ब्रॉन्ज। क्या? ब्रॉन्ज, BRONZ, ब्रॉन्ज। ओके, हिंदी में कहते कांसा, कांसा, यहीं से एक शब्द आता है कसेरा। ओके, जैसे सुनार होता है, जैसे लोहार होता है, वैसे मेटल पर काम करने वाला एक और कैटेगरी है, एक और क्लास है जिसको हम कसेरा कहते हैं। कसेरा बेसिकली बर्तन बनाने वाले कसेरा कहते हैं। जैसे सोने चांदी गहने बनाने वाले सुनार कहते हैं, लोहे के हथौड़े और लोहे के टूल्स बनाने वाले लोहार कहते हैं, वैसे बर्तन बनाने वाले बंदे को कसेरा कहा जाता है। पहले के हमारे जो बुक्स होते थे उसमें हम यही पढ़ते थे। अब जैसे अब तो का से कबूतर पढ़ाने लगे, हमारे ज़माने में का से कबूतर नहीं पढ़ाते, का से कसेरा, का से खरगोश, है ना। ए से हमेशा एप्पल होता है हमने भी एप्पल ही पढ़ा, एरोप्लेन नहीं आने लगा अब तो चले, अच्छी चीज़ है। बच्चों को सबसे पहले कितना, देखिए कितना सिस्टमेटिक होता है। ऐसा नहीं कि पहली क्लास में ए से तो बच्चे के सामने पूरी डिक्शनरी खोल के रख दी। बच्चा 1 साल पूरा सिर्फ यही जानता है, ए से
बेटा ए फॉर एप्पू, नहीं वो छोटा सा बच्चा होता है एप्पू, ओके। अब फिर धीरे धीरे वो ए फॉर दुनिया भर की चीजें जानने लगता है। तो ब्रॉन्ज मतलब कांसा, ओके। और ब्रॉस मतलब पीतल। पीतल जानते हैं, है ना? पीतल शब्द सुना है? पीतल होता है, पीतल मतलब ये पीला है थोड़ा सा, उसमें पीलापन होता है, गोल्ड जैसा पीलापन होता है, ओके। तांबे में क्या होता है? थोड़ा ब्राउनिश होता है तांबा, मतलब रेडिश, थोड़ा सा उसमें लालपन, लालिमा होती है, तो वो तांबा। पीतल में पीलापन, गोल्ड जैसा पीलापन। इसीलिए कई बार जो डुप्लीकेट गोल्ड होता है ना, वो उसमें पीतल ही यूज किया जाता है, ठीक, ओके। और ब्रॉस मतलब सिल्वर जैसी चमक, ओके ओके। आ रहा है ना समझ में? तो बहुत अच्छा, इस पर किसी राइटर ने एक सॉन्ग लिखा है कि मैं बेबी डॉल हूँ, सोने की दुनिया पित्तल की नहीं, तो सोने से पित्तल को कंपेयर के। यहाँ छोटे से एक बात और बताता हूँ आपको कि पीतल गोल्ड में मिक्स किया जाता है और इसी से फिर गोल्ड इम्प्योर होता जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आती है गोल्ड की प्योरिटी और इम्प्योरिटी, और प्योरिटी और इम्प्योरिटी बताने के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं उसको कैरेट कहते हैं, ओके। कैरेट, तो कितने कैरेट का गोल्ड है, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, तो कहते हैं 24 कैरेट का गोल्ड है। तो 24 कैरेट जब कोई बोले, इसका मतलब 100% प्योर है, इसमें कोई अलॉय नहीं, मतलब इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, इसमें कुछ भी मिलाया नहीं गया है। तो अपनी सुविधा के लिए, अपने समझ के लिए बस तुरंत यहीं 24 को 4 पार्ट में बांट दो आप, तो एक पार्ट कितने का हुआ? 6 4 जा 24, है ना? तो 6 यानी 6 कैरेट मतलब 25%, 6 कैरेट मतलब, क्लियर है? और जो 12 कैरेट मतलब 50%, है ना? 18 कैरेट मतलब 75%, 25 50 75, तो 75 क्या? तो जैसे 18 कैरेट गोल्ड है तो इसका मतलब है कि उसमें 25% ब्रॉन्ज है, पीतल है, और 75% गोल्ड है, 18 कैरेट, ओके। अब बताओ जैसे क्या, फिर से बता देता हूँ, मैं दिखा के बता देता हूँ। ये मेरे हाथ में रिंग है, शायद आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। दिस इज 18 कैरेट गोल्ड। हमेशा जब कोई डायमंड वगैरह में कोई गोल्ड या कोई ज्वेलरी आएगी तो ऑलवेज दैट विल बी 18 कैरेट गोल्ड, वो हमेशा 18 कैरेट गोल्ड होगी। आपके हाथ में एक अंगूठी है, ये जो अंगूठी है ये 23 कैरेट, 23 कैरेट या 22 कैरेट, जैसा भी हम परचेज करें, 22 कैरेट, 23, हाँ 24 कैरेट का सिर्फ बिस्किट्स आते हैं, 24 कैरेट के सिर्फ गोल्ड के बिस्किट्स आते हैं, जिसको प्योर गोल्ड कहते हैं। वरना मार्केट में आप जब कोई ज्वेलरी लेने जाते हो तो जब सोने की दुकान पे जाते हो तो सोने की दुकान पे आपको 23 कैरेट का मिलता है, यानी 1 कैरेट इम्प्योरिटी होती है उसमें। और अगर डायमंड की शॉप पर जाते हो तो वहाँ पर आपको 6 कैरेट की इम्प्योरिटी मिलती है गोल्ड में, और 18 कैरेट प्योर होता है वो। तो इसका मतलब क्या हो गया? 18 कैरेट मतलब क्या हो गया? 18 को आप 24 के प्रोपोर्शन बांटो तो 18 आउट ऑफ 24, तो इसका मतलब 24 इसमें ब्रॉन्ज है, हाँ ब्रॉन्ज है, और 75% प्योर है, हाँ सॉरी 20, हाँ ब्रॉस है और 75% गोल्ड है। अब ऐसे सपोज कर 12 कैरेट का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 50% उसमें गोल्ड है और 50% उसमें ब्रॉस है। और कोई 6 कैरेट गोल्ड है तो इसका मतलब कि 6 कैरेट और 24% उसमें गोल्ड है ऊपर, बाकी ज़्यादा 75 पार्ट जो है उसका 75% वो ब्रॉस है।
क्लियर। ब्रॉस शब्द का एक और यूज बताता हूँ। ब्रॉस बैंड सुना होगा आपने, मुन्ना भाई ब्रॉस बैंड, सलीम भाई ब्रॉस बैंड, ये अक्सर सुना हो। अब तो खत्म होता जा रहा है, डीजे आ गए इनकी जगह पर। पहले आता चांदनी ब्रॉस बैंड, है ना। ओके, ब्रॉस बैंड समझे ना। तो बड़े बड़े पाइप्स लेकर के वो जब बजाते थे पौ पौ करके, तो वो ब्रॉस के बने होते थे। वो जो ऑर्गन्स होते थे ना, पाइप्स होते थे बड़े बड़े, ओके, तो वो किसके बने होते थे? ब्रॉस के बने होते थे। इसलिए उस पूरे बैंड को 10-12 लोगों की, 13 लोगों की जो टीम होती थी, उसको ब्रॉस बैंड कहते थे। सलीम भाई ब्रॉस बैंड, ठीक। सलीम उनके मालिक का नाम, बाकी चांदनी ब्रॉस बैंड, ओके, रेशमा ब्रॉस बैंड। तो ये ओके, ब्रॉस समझ में आ गया। अब थोड़ा सा फर्क और देख लेते हैं, ब्रॉस और ब्रॉन्ज में क्या फ़र्क है। ब्रॉस और ब्रॉन्ज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क दोनों में कॉपर है 80%, दोनों में कॉपर 80% है, ओके। बाकी कॉपर के साथ का जो दूसरा मेटल है ना, वो दोनों में अलग अलग है। तो पहले हम जानते हैं ब्रॉन्ज में, ब्रॉन्ज में टिन है, कॉपर 80 प्लस टिन, ओके, कॉपर 80 प्लस टिन 20, ओके। और जो दूसरा ब्रॉस है उसमें जिंक है, Zn, जिंक, जिंक, ठीक है ना। टिन, टिन फॉर Sn और जिंक फॉर Zn। तो ओके, अगर आप बोले तो यहां पर लिख दूं मैं, तो क्या, कॉपर Cu प्लस Zn, जिंक हो गया, इक्वल टू ब्रॉन्ज, सॉरी ब्रॉन्ज नहीं, ब्रॉस, ठीक। और कॉपर प्लस Sn यानी टिन इक्वल टू ब्रॉन्ज हो गया। टिन में ब्रॉन्ज है, जिंक में ब्रॉन्ज, हाँ वही तो, ठीक। जिंक पे ब्रॉस है और टिन में ब्रॉन्ज है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, पहला एलॉय अगर कभी पूछे, फर्स्ट एलॉय, तो ब्रॉस होगा, सॉरी ब्रॉन्ज होगा। क्लियर है। ब्रॉन्ज मतलब जस्ता, ठीक। ब्रॉन्ज, सॉरी कांसा, यस एग्जैक्टली कांसा, ठीक है ना, कांसा, ओके। चलो आगे, अब समझे यहां। अब सब समझ लिया आपने, मेटल्स के बारे में सब समझ लिया। इसमें सिर्फ एक मेटल रह गया, इसके बाद आएगा आयरन। इसके बाद पहले कॉपर, फिर ब्रॉन्ज, उसके बाद लोहा, ओके। अब देखते हैं स्टोन एज पहला, यानी इंसान सबसे पहले पत्थर ही उठाएगा। अपन भी यही काम करते हैं, मतलब कोई औजार ना हो, कुत्ता पीछे पड़ जाए तो पत्थर ही ढूंढते हैं उठा के। तो ये पहला टूल है हमारा। इसमें 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स का टाइम 2 मिलियन BC यानी 20 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के और 10,000 BC तक पैलियोलिथिक। इनके डिटेल में हम आगे जानेंगे। मेसोलिथिक में 10,000, ये सिर्फ टाइमलाइन है, अभी इवेंट्स पर नहीं जा रहे हैं कि इसमें क्या है इसमें क्या है, सिर्फ आप एक स्केल बना। ये इतना इंपॉर्टेंट है बेटा कि अगर आपने ये 2 स्लाइड समझ ली तो आधी हिस्ट्री खत्म, सही, आधी हिस्ट्री का काम खत्म हो गया। बट ये हमेशा के लिए आपको अपने दिमाग में रखना। देखिए हमारे लिए प्रॉब्लम ये नहीं है ना कि हिस्ट्री तो कहानी किस्सों की तरह है। समस्या ये हो जाती है ना कि ये समझ नहीं आता कब कौन आ गया, है ना। मतलब हम हिस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं, जब एक हमारे दिमाग में हम एक ड्रॉपिंग कर लें कि इसके बाद ही आएंगे, इसके बाद ही आएंगे, इसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं बचती। तो देखते हैं, ओके। मेसोलिथिक 10,000 to 8,000, देखें 2000 साल का छोटा सा स्पैन है इसका, क्योंकि ये बीच में है। बेसिकली इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन, इन दोनों के बीच में। थर्ड इज नियोलिथिक, नियो है नया है, नया है मतलब कुछ एडवांस है, कुछ बेहतरीन स्टोन जो टूल्स होंगे। अब इसके बाद ये चल ही रहा था ना, साथ में कैल्कोलिथिक शुरू हो गया, यानी स्टोन के साथ साथ कॉपर भी आ गया। और हमारे मध्य प्रदेश में बहुत धनी हैं हम लोग इस मामले में कि हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर कैल्कोलिथिक साइट्स मिलती हैं। मतलब ऐसी साइट्स मिलती हैं जिसमें कॉपर और स्टोन का यूज़ किया गया। लोग गांव में रहने लगे, लोग थोड़े सिविलाइज्ड हो गए, ओके। लोग मिट्टी के बर्तनों का
बेसिकली जो चीज है बेटा ना, बेसिकली देखे इस डेवलपमेंट में यहां जो सबसे खास चीज मिलेगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस बात का, यहां पर जो सबसे खास चीज मिलेगी दैट विल बी पिचर पॉट्स, मृद भांड, ओके ओके, या टेराकोटा पॉट्स, मिट्टी के बर्तन। इससे पहले तक मिट्टी के बर्तन, ये बहुत एडवांस चीज है, मिट्टी के बर्तन यूज करेंगे। तो कॉपर के साथ साथ इनकी दूसरी खासियत क्या होगी, कॉपर के साथ साथ अगर मिट्टी के बर्तन यूज करने वाले कहीं कोई साइट मिल जाए जहां हमें दो ही चीज मिले, लोहा ना मिले, हमें जो टूल्स मिले वो कॉपर में मिले या स्टोन्स में मिले और साथ में मिट्टी के बर्तन ओके भी मिले, तमाम तरह तरह के मिट्टी के बर्तन मिले, तो हम आंख मूंद के बोल देंगे कि इट इज कैल्कोलिथिक साइट, ये ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। क्लियर है? हाँ, आ रहा है समझ में? नहीं, फिर से यहां तक आपको मिट्टी का बर्तन नहीं मिलेगा। हाँ, यहां आपको दो नई चीज मिलेगी कैल्कोलिथिक में। पहली चीज मिलेगा तांबा, तांबे के टूल, ओके, यानी कॉपर टूल्स, और दूसरा चीज मिलेगा मिट्टी का बर्तन। तो मिट्टी का बर्तन जो कैल्कोलिथिक साइट है उसकी सबसे खास बात है। इसके बाद सब में मिट्टी के बर्तन मिलेंगे। अभी तक हमारे घरों में मिलते हैं मिट्टी के बर्तन, पकी हुई मिट्टी के बर्तन, है ना, घड़ा। तो यहां पर ये इसकी सबसे खास बात होगी कैल्कोलिथिक की। कैसे हम किसी साइट को बोलेंगे कि कैल्कोलिथिक है, तो कैसे बोलेंगे बेटा, तो एक तो उसमें स्टोन के टूल्स मिलते हो, दूसरे कॉपर मिलता हो, ब्रॉन्ज ना मिलता हो, आयरन ना मिलता हो। पूरी साइट खोदा गया, 20-25 घर मिले, किसी में लोहा नहीं मिल रहा, मतलब किसी में खुदाई में लोहा है ही नहीं उस साइट में, या ब्रॉन्ज नहीं है क्या, कॉपर के 2-4 हथियार मिले हमें घरों में, और इसके बाद मटके के टुकड़े मिले टूटे हुए। बस हमने आंख मूंद के बोल दिया ना कि इट इज कैल्कोलिथिक साइट। बाद में कार्बन डेटिंग वगैरह करा के पता कराते रहेंगे डेट कितनी पुरानी है इसकी। ओके, तो हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे कई साइट्स मिलेंगे, आगे देखेंगे। कैल्कोलिथिक के बाद फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज पीरियड कहते हैं, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन या ब्रॉन्ज पीरियड या ब्रॉन्ज एज, ओके, यानी कांस्यकालीन सभ्यता। किसको? इंडस वैली, इंडस की जो वैली थी, सिंधु नदी की जो वैली थी, उसमें जो डेवलप हुआ कल्चर सिविलाइजेशन, उसमें ब्रॉन्ज यूज किया जाता था। तो अगर सपोज कर लीजिए एक साइट हमने ऐसा देखा जैसा अभी मैंने पहले बताया, और उसके 4 किलोमीटर दूर एक दूसरी साइट मिली, खुदाई की गई, वहां हमें ब्रॉन्ज भी मिल रहा है, तो हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे कि वो पुरानी थी और ये नई, और इन दोनों में कोई कनेक्शन अगर होता तो वो ब्रॉन्ज लेके वहां भी पहुंच जाते। इसका मतलब कनेक्शन नहीं था। वो जब डेवलप हुई ना, उससे पहले ये खत्म हो चुकी थी। नहीं समझे? क्योंकि यहां पर ब्रॉन्ज मिल रहा है, हम क्या बोल देंगे, अच्छा इंडस वैली का सिविलाइजेशन यहां तक फैला हुआ था क्या? ओके, लेकिन तभी कह पाएंगे बेटा जब उसमें आयरन टूल्स ना मिले। आ रही बात समझ में? आयरन मिल गया तो इसका मतलब वो और पुराना हो गया, मतलब और नई चीज हो गई। तो ये ओके, यहां स्टोन टूल्स रफ, यहां थोड़ा इंप्रूवमेंट, यहां बहुत फाइन टूल्स, बारीक, माइक्रोलिथ्स कहते हैं उनको। माइक्रो मतलब बहुत सूक्ष्म, जैसे क्या सूक्ष्म मतलब कान खोदने के लिए सुई पत्थर की माइक्रोलिथ हो गया, है ना, या धागा डाल के कपड़ा सिलने के लिए पत्थर की सुई, माइक्रोलिथ हो गया। अब इसी में एक स्टोन हमने इसमें और यूज किया नियोलिथिक में, बोन्स भी स्टोन जैसी होती हैं, कैल्शियम, हड्डियां। तो जब हमने देखा कि पत्थर उतना यूजफुल नहीं है तो हड्डियों के भी औजार बनाने लगे नियोलिथिक में। फिर मेटल आया कौन सा? कॉपर, कैल्कोलिथिक, और साथ में हमें यहां देखने को मिलता है टेराकोटा टूल्स, यानी मृद भांड, मिट्टी के टेराकोटा यूटेंसिल्स, मिट्टी के बर्तन में आया ब्रश,
ब्रॉस इज फर्स्ट एलॉय कब? इंडस वैली जितनी साइट्स हैं सब पर हमें ब्रॉस मिलेगा, तो इसको हम कहेंगे ब्रॉस एज, सॉरी ब्रॉस नहीं, ब्रॉन्ज एज। क्लियर है क्या? ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य कालीन सभ्यता। और इसके बाद फिर आया वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में क्या हो जाएगा बेटा? वैदिक पीरियड दूसरी सिविलाइजेशन होगी। अब तक की सिविलाइजेशन का ब्रेक हो गया यहीं, अब ये नई सिविलाइजेशन यहाँ जनरेट होती है और कुछ अलग चीज़ें हैं इसमें। जैसे यहाँ से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है, यहाँ से हमें राइटिंग में एविडेंस मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये वो सिविलाइजेशन है जिसको जानने का सोर्स है, जिसके बारे में जानने का हमारा सोर्स है वेदाज। क्या? 4 वेद। ओके बेटा, 10 से 15 मिनट लूंगा मैं अभी वेद पर ढंग से समझने के लिए। ओके, वेद, वा संस्कृत का वह धातु है, वी धातु से बनता है। धातु मतलब होता है शब्द, तो वी शब्द से होता है। विद मतलब होता है नॉलेज, जिसके पास होता है उसे विद्वान कहते हैं, है ना। जैसे गाड़ीवान कहते हैं, है ना, जैसे विद्वान होता है। क्लियर? तो विद मतलब नॉलेज, संस्कृत का विद, इंग्लिश का विद नहीं, संस्कृत का विद मतलब नॉलेज, और वान मतलब जिसके पास है, विद्वान। और वेद मतलब हो गया द सोर्स ऑफ नॉलेज। ओके, यानी ज्ञान का स्रोत। ओके, अब दूसरा शब्द देखें। एक शब्द है ऋक। क्या? ऋक। री फॉर ऋषि और क फॉर कृति। क फॉर कृति। कृति मतलब क्रिएटेड बाय ऋषिस, सैगा, है ना, रचना। तो ऋषियों के द्वारा, आज जिसको हम ऋषि कहते हैं, ऋषि साधु, इन सब में बहुत फर्क होता है ना। महात्मा, ऋषि, साधु। जिस ऋषि मतलब, ऋषि का मतलब आप समझ सकते हो साइंटिस्ट, ऋषि मतलब आप समझ सकते हो स्कॉलर, जिसने अपना पूरा जीवन नॉलेज को डिवोट कर दिया, उसको ऋषि कहते हैं। मतलब ऋषि मतलब दाढ़ी रखा के ऋषि घूमते हुए दिखते हैं उसमें रामायण महाभारत में, और वो कुछ नहीं, इंटेलिजेंट पर्सन। अच्छा, ये जरूरी नहीं सन्यासी हो वो। मतलब आज हम साधु के लिए कहते हैं कि साधु बाबा मतलब घर बार छोड़ के इधर उधर भटक रहे हैं, वहाँ हुक्का पी रहे थे तो वहाँ गांजा पी रहे थे, वो वाले नहीं। ये गृहस्थ भी हो सकते हैं। ओके, गृहस्थ हो सकते हैं, लेकिन नॉलेज है, मोह माया से दूर पूरी तरह से। जैसे सपोज कर ले APJ अब्दुल कलाम को हम कह सकते हैं ऋषि। ठीक, हमारे जो अभी जो इसरो के जो चेयरमैन हैं। ओके, हाँ क्या बेटा? हाँ, के सिवन, है ना। तो अभी मैंने सुना था कुछ दिन पहले कि वो इकोनॉमिक क्लास में बैठ के चले आए। मतलब आम लोगों के साथ बैठ के सिक्योरिटी छोड़ करके फ्लाइट से दिल्ली से जाना था उनको, बेंगलुरु या चेन्नई जाना था कहीं, आम लोगों के साथ बैठ के चले। तो परवाह नहीं इन्हें क्या पहना हुआ है, वो ऐसा नहीं सूट बूट में तभी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, मेकअप वुकअप करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर लगाओ, इसको वाइट करो, थोड़ा काला पड़ गया ये, तब आऊँगा कैमरे, ऐसा नहीं। मतलब परवाह नहीं इन सब चीज़ों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिपका लिया, देखा होगा आपने वो सीन, है ना। तो ओके, और उस दिन भी ऐसा नहीं खूब सज धज के आए हो। तो ओके, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है। ऐसे पता नहीं कितने हैं आज भी ना, जिन्हें इन सब चीज़ों को, हवाई चप्पल पहन के घूम रहे हैं इसरो में, स्लीपर पहन के घूम रहे हैं, 5 दिन हो गया नहाए नहीं। ओके, तो ऐसे साइंटिस्ट होते हैं, ऐसे जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं पुराने समय के। ऐसे रिसर्च का मतलब क्या होता है बेटा? जो खोजी हो, जो नई चीज़ों को खोजे। ऐसे पुराने समय में हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हुआ करते थे उनको हम ऋषि कह सकते हैं। ठीक है, तो ऋषियों द्वारा निर्मित किया गया ज्ञान ऋग्वेद कहलाता है। स्कॉलर्स ने, हमारे जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने रिसर्च क्या किया, ध्यान से समझना आप इस चीज़ को। हम मतलब हमारे जो मॉडर्न साइंस है, जो आधुनिक विज्ञान है, थोड़ी सी इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ।
भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। फिर से वो टाइम आ गया जब हमें अपने ऊपर प्राउड करना चाहिए। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ऐसे हर जगह के बच्चे को पढ़ाया जाता होगा कि इंडोनेशिया को विश्व गुरु कहा जाता है, चाइना वाले अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे चाइना को विश्व गुरु कहा जाता है। नहीं, सचमुच में इंडिया को विश्व गुरु कहा जाता है। हमारी साइंस टेक्नोलॉजी, हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक नॉलेज बहुत स्ट्रांग था। मैथमेटिक्स हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे साइंस हो, चाहे जो फिजिक्स हो या हेल्थ साइंस हो, सब कुछ बहुत बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ विद्वान, बाराहमीर, चरक, ओके, आर्यभट्ट जैसे स्कॉलर्स इंडिया ने दिए हैं। बहुत स्ट्रांग थे हम बेटा। सोने की चिड़िया जब हम कहते थे ना इंडिया को, तो सोना जो था वो गोल्ड नहीं था, वो वास्तव में यही सोना था जिसको हम कहते हैं नॉलेज, जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस। ओके, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा कांटेक्ट आउटर वर्ल्ड से होने लगा, विदेशों से होने लगा। अरब आए, अरब का हमारा लंबा कांटेक्ट रहा लगभग 700 to 800 ईयर्स तक। हमारे साथ ये मसाले का ट्रेड करते थे, मतलब मीडिएटर का काम करते थे। इंडिया से उठाते थे मसाले, ओके, स्पाइसेस, मसाले, इलायची, लौंग, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, रेड चिली, लाल मिर्च, धनिया, ये सब मसाले यहाँ से इंडिया से, दालचीनी, ओके, तेज पत्ता, ये मसाले यहाँ से उठाते थे और यूरोपियन कंट्रीज को बेचते थे। ट्रेडर्स के साथ साथ कई बार स्कॉलर्स भी चले आते थे जहाज़ों पर बैठ करके, है ना, विद्वान। तो वो आते थे, वो यहाँ से नॉलेज कलेक्ट करते थे और नॉलेज ले आकर ये यूरोप को बेचते थे। तो जिसको बड़े गर्व के साथ लोग आज कहते हैं कि यूरोप में साइंस बहुत एडवांस है, साइंस टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, जो कुछ हमारे यहाँ कहते हैं कि इंडिया में नॉलेज के नाम पर क्या है। अब आज का नॉलेज अगर हम वेस्टर्न नॉलेज ना देखें तो हमारे पास है क्या पढ़ाएं हम। साइंस और नॉलेज जो मॉडर्न एजुकेशन हो तो वहीं से आती है। कैसे आई मॉडर्न एजुकेशन? कि सपोज कर लीजिए हमने कुछ डेवलप किया, जीरो, गया अरब, वहाँ ये और बिगड़ा, गया यूरोप, वहाँ और बिगड़ा, और फिर सबसे बिगड़ा हुआ वापस फिर हम लेकर आए 18th 19th सेंचुरी में। और आज वही कचरा नॉलेज हम पढ़ रहे हैं। जो हमारा प्योर था वो हमने लॉस्ट कर दिया, वो हमने खो दिया। सोर्स ऑफ अल्टीमेट नॉलेज इन दिस वर्ल्ड इज इंडिया। हमारे जो लिटरेचर्स हैं, हमारा जो ज्ञान है, वहीं से शुरुआत। हाँ, ये नहीं कहता हूं मैं कि आज जो एडवांसमेंट है सब हमारी देन है, नहीं, हम वहीं रह गए। मतलब कहते हैं ना, गुरुए रह गए और चेला शक्कर हो गए। गुरु जो होते गुड़ा रह गए और चेला आगे भाग गए। हमने एक लंबा समय, लगभग 1500 ईयर्स का ब्लैक पीरियड, अंध युग में गुजारा। मतलब जब नॉलेज, एजुकेशन, ये सब हमारे यहाँ से चौपट हो गया बिल्कुल। और आज भी वही काम कर रहे हैं। दिस इज द एज ऑफ मंकीज। अभी जो युग चल रहा है ये बंदरों का युग है, समझे ना। बंदरों का युग मतलब क्या हो गया? बंदर की सबसे खास फीचर क्या होती है? कॉपी। अभी कॉपी का युग चल रहा है। हम अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहते, हम अपनी पहचान नहीं बनाना चाहते हैं। कोई एक रणवीर कपूर है, उसकी हेयर स्टाइल देखते हैं, उसने जैसा किया, अगर उसने सपोज कर लीजिए कि पूरा सिर मुड़वा दिया और यहाँ से गला कटवा के उल्टा लगवा दिया तो फिर फैशन हो जाएगा। सबको ऐसा ही करवाना है। एक आता है यो हनी सिंह, वो ऐसे छतरी बना लिया उसने, तो फिर सबको छतरी बनानी है ना। एक ने जीभ में रिंग डाल ली तो फिर अब हीरो बनाए। ये कॉपी, बंदर। अब अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है, बट समझ में आया कुछ? तो क्या जाना हमारे ऋषि मुनियों ने, जिस पर हमें इतना प्राउड हो सकता है, जिस पर हमें इतना गर्व हो सकता है। वो जानते थे बेटा, जो ऋग्वैदिक ऋषि होते थे, जो विद्वान होते थे, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते थे, वो अच्छी तरह से जानते थे कि वाटर इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ।
जल ही जीवन है। वो इस बात को जानते थे कि अगर पानी ना होना तो जीवन खत्म हो जाएगा। ओके, और वो इस बात को जानते थे कि सरफेस वाटर या अंडरग्राउंड वाटर का अल्टीमेट सोर्स रिवर्स है, नदियां हैं, है ना, इतना जानते थे। क्लियर है? हाँ, वाटर पूरी प्रोसेस जानते थे वो ये जानते थे वो अप्राइसन होता है, वो जानते थे क्लाउड्स होते हैं, वो जानते थे क्लाउड्स आते हैं रेनिंग होती है, वो जानते हैं तभी हरियाली होती है। तो इसलिए बेटा उन्होंने ऐसी चीज़ों को जो हमारे लिए इतना फ्रूटफुल होती थी, जैसे रिवर्स हमारी लाइफ से कनेक्टेड, उनको उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ा। ओके, मतलब वो आज की तरह वैल्यूलेस एजुकेटर नहीं थे। अगर ऐसा लगा कि मुझे आपसे कुछ फायदा हो रहा है, अगर मुझे ऐसा लगता है तो बेटा मुझे मातृशक्ति को नमन करना चाहिए। थैंकफुल बोल, यही जो थैंकफुल में उन्होंने जो बोला वो श्लोक है। ओके, किसके लिए उन्होंने बोला? उन्होंने सबसे पहले जाना ना कि द लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, इस प्लेनेट पर लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू द सन। अगर सनलाइट नहीं हो तो लाइफ नहीं होगी, है ना। इसलिए उन्होंने सूर्य को नमस्कार कहा। ओके, सूर्य को नमस्कार कहा। आज हम जानते हैं बेटा कि हमारी जो a lot of phenomena in this world, मतलब इन दिस अर्थ, इन दिस प्लेनेट, चाहे वो या प्राइसन हो, परसिपिटेशन हो, कुछ भी हो, सब कुछ इंसोलेशन पर है बेस्ड, यानी जो सूर्य से आ रही है रोशनी उस पर आधारित है। लेकिन अभी हम थोड़ा क्या वैल्यूलेस हो गए हैं, मतलब आ रही है तो आ रही है, कौन सा एहसान कर रहा है सूर्य। लेकिन हमारे जो पूर्वज हुए ना वो इतने धृष्ट नहीं थे। ओके, उन्होंने तुरंत, अगर इतना फायदे की चीज है तो नमस्कार आपको सूर्य देव। अब उसी को हम कहते हैं सूर्य नमस्कार। क्या बुरा है अगर सूर्य का नमस्कार किया जाए तो, है ना। अगर हम सुबह उठ के ऐसे जाते हैं रास्ते में और सूरज जिसको हम भगवान कहते हैं ना, भगवान क्यों कहते हैं? हम नर्मदा को नर्मदा नहीं कहते, हो दिस इज नर्मदा नहीं, मैया है हमारी, बोलो नर्मदे माता की, है ना, हमारी माँ है वो, है ना। जब किसी वृक्ष को हम देखते हैं तो ऐसे नमन कर लेते हैं, जय 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 जय। क्यों जय कर लेते हैं? क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, वो दैट इज द सोर्स ऑफ फूड। ओके, खेत में जब हम जाते हैं तो साल भर में खेत में पूजा रखते हैं हम एक, और खेत में जाते ही, खेत में इंटर होते ही हमारा किसान ऐसे, जैसे पहलवान अखाड़े में जाकर के ऐसे करता है, मिट्टी लगाता है ना, ऐसे खेत में जाकर के। ओके, गाय होती है, एक जानवर होती है जिसका हर चीज यूटिलाइज किया जा सकता है। गोबर से वो हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं उसका गोबर, या जो डिसइंफेक्शन, मतलब अगर जैसे आजकल सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर के से बेहतरीन पुराने जमाने के लोग गाय का गोबर मानते थे। ऐसे ही नहीं है, भैंस का गोबर नहीं यूज किया उन्होंने, सुअर का गोबर यूज नहीं किया उन्होंने, गाय का। आप आज भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करवा लें उसमें बेटा, इस मतलब बकवास की बात नहीं है, रिसर्च हो चुके हैं इन सब चीज़ों पर। सचमुच में गाय का मूत्र तमाम असाध्य बीमारियों की दवा है, कुत्ते का नहीं, है ना, ऐसा कुत्ते का भी नहीं, गाय इतनी, मतलब जानवर नहीं है आप समझो, वो जानवर के रूप में कोई ईश्वर ने, कोई भगवान ने इस सृष्टि को बचाने के लिए अवतार लिया, इसलिए हम उनको माँ कहते हैं। यह है हमारा कल्चर, यह है हमारी संस्कृति। काटने वाला कल्चर नहीं है, नहीं है ना बेटा, हर चीज को काट के खा जाओ। पड़ोसी है चाइनीज वाइनीज ना, कुत्ता तक खा जाते हैं, मतलब कुत्ते नहीं दिखेंगे वहां पर आपको नहीं, ये हमारा कल्चर है बेटा। तो हमने जिसको भी देखा कि ये हमारे लिए, पहले देखा, फिर जाना कि ये हमारे लिए किस तरह, जानेंगे तभी तो थैंक बोलेंगे कि नहीं भाई। हमें पता तो हो कि आप जो कल रात में मेरे घर 3 लाख का पार्सल आया, 3 लाख रुपए आपने भिजवाया है,
नहीं, तभी तो आप तो थैंक यू बोलूंगा। अगर जानूंगा बस आ रहा है, कहीं से आ रहा है यार, गुण मजे आ रहे हैं, तो थैंक यू किसको बोलो? लाने वाले को। अगर मुझे पता चल गया कि ये बेटा अस्मिता ने भिजवाया है, तो थैंक यू। हमेशा आपके सम्मान में मेरा सिर झुका रहेगा, है ना? यही जो रिस्पेक्ट है, यही जो प्रेयर्स हैं, प्रार्थना है, यही जो थैंकिंग वर्ड्स हैं, दे आर कॉल्ड रीचा। हाइम्स इन इंग्लिश, उन्हीं को हाइम्स कहते हैं। साधारण भाषा में हम उसे मंत्र कहते हैं या श्लोक कहते हैं। ओके, कई जगह उसे स्रोत भी कहते हैं। कहाँ? ऋग्वेद में। ओके, तो पूरा का पूरा ऋग्वेद ढंग से पढ़ा जाए ना अगर ऋग्वेद, तो ऋग्वेद इज द साइंस ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का विज्ञान है। कोई ईश्वर की पूजा नहीं है। ईश्वर की पूजा के लिए उसमें मंत्र नहीं लिखे गए हैं। ईश्वर किसको सुपीरियर किसको? यही नेचुरल पावर्स को। सन की पूजा की गई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ, ये गायत्री महामंत्र है। ये एक इमेजिनेशन किया गया कि सूर्य की पत्नी सविता, वही जो किरण होती है, सूर्य की किरण जो हम तक आती है, जो हमको टच करती है, हमारी ठंडी दूर कर देती है, वो सविती है। हमने उसकी प्रार्थना में ये महामंत्र लिखा। हमारे वैदिक ऋषियों ने ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके बेटा, दैट इज ऋग्वेद। ओके, हम ऐसा, यानी हमारे ऋषि मुनि ऐसा मानते थे कि हमें थैंकफुल होना चाहिए, और हमारी कोई भी कामना हो, हमारी कोई भी डिजायर हो, हमारी कोई भी विश हो, जैसे देने वाला इतना दे रहा है ना, अगर हम उसके सामने अपनी बात रखेंगे तो हमें और देगा। लेकिन उस बात को पहुंचाने का जो सोर्स है वो फायर माना गया, अग्नि। यानी ऐसे ही कोई बात हमारी ईश्वर तक नहीं पहुंच जाएगी, एक मीडिएटर होना चाहिए जो हमारी बात को ईश्वर तक पहुंचाए। ओके, तो इसके बाद फिर आया उस नॉलेज, ऋग्वेद के बाद जो दूसरी चीज आई कि हम अपनी बात कैसे उन भगवानों तक, उन देवताओं तक पहुंचा सके। फिर आया यज्ञ, हवन कुंड, अग्नि कुंड के सामने बैठ करके हम अपनी बात को, अपनी प्रार्थना को ईश्वर तक, अपनी प्रेयर को ईश्वर तक पहुंचाएंगे एक सच्चे मन से। इज इट क्लियर? तो अब यज्ञ कैसे किए जाएं, यज्ञ करने की विधि क्या हो, यज्ञ करने का तरीका क्या हो। ओके, कर्मकांड क्या हो? कर्मकांड समझते हैं ना, मतलब कितने पुजारी बुलाए जाएं, हम किधर मुंह करके बैठे, कपड़ा कैसा पहने, पत्नी होंगी साथ में कि नहीं, अगर होंगी तो राइट में बैठेंगे कि लेफ्ट में बैठेंगे। दिस इज रिचुअल्स। इनका जो टेक्स्ट, इन पर जो टेक्स्ट लिखा गया, दैट इज यजुर्वेद। समझे ना? तो यजुर्वेद में क्या होगा बेटा? यज्ञों को करने की विधि होगी, यज्ञ कुंड कैसे बनाया जाए ये बात बताई जाएगी। ओके, और हमारे यहाँ एक परंपरा रही है बेटा कि जब भी कुछ अच्छा हो जाए तो इसके बाद हमें एंजॉय करना चाहिए उस चीज़ को। मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा हो गया तो हम फिर मुंह लटका के चलते बने, बहुत अच्छा हुआ चले, अब इसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम दे करके एंजॉय करें, गीत गाना गाएं। तो कौन से गीत गाएं? तो वो जो गीत हैं जो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले गीत या भजन, जो हमारा मूड, जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज कर देते हैं, उनको, जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी भरते हैं, उनको लिखा गया सामवेद में। ओके, सामवेद में। और इन तीनों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को त्रिवेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिवेद, तीन वेद, त्रिवेद। ओके बेटा, इन तीनों को क्या कहते हैं हम? त्रिवेद। या अच्छा, यहीं से फिर कई कास्ट भी पैदा होती है, उनके बारे में थोड़ा सा जान लें। ओके, जैसे द्विवेदी,
ओके, द्विवेदी मतलब जिसने 2 वेद पढ़ा हो। ठीक, रचना द्विवेदी का मतलब रचना ने कोई भी 4 में से कोई भी 2 वेद पढ़ा है तो द्विवेदी हो गए। त्रिवेदी जिसने 3 वेद पढ़ा हो, है ना। चतुर्वेदी जो 4 वेद पढ़े हो। चौबे एक ही वेद को 4 बार पढ़ा हो। दुबे, ओके, कपिल दुबे हमारे मित्र हैं एक, तो एक ही वेद को उन्होंने 2 बार पढ़ा है। तिवारी, तिवारी है ना, तिवारी मतलब एक ही वेद को उन्होंने 3 बार पढ़ा तो तिवारी। त्रिपाठी, त्रिपाठी है ना, मतलब पाठ करते हैं। अब पढ़ने और पाठ करने में, जैसे पाठक पाठक मतलब पढ़ते हैं बस। जैसे हमारे पुरोहित जी हैं पाठक, तो वो संस्कृत आती है और पढ़ना आता है, मीनिंग नहीं आती है। जैसे हमारी बच्ची है पाठक, मतलब उससे कुछ भी, अभी जैसे मैं अपनी बुक दे दूँ, हिस्ट्री की बुक दे दूँ या उसे मैकेनिकल साइंस की बुक दे दूँ, बोल पढ़ ले बेटा, तो व्हाट इज़ द मोटर एंड व्हाट इज़, ये सब वो खटाखट पढ़ डालेगी। इंग्लिश पढ़नी आती है उसको, पाठक है, रीडर। बट उसका मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दे दूँ, क्या लिखा है TMH में, लक्ष्मीकांत, तो वो पढ़ लेगी, रीडिंग कर लेगी, क्योंकि रीडिंग आती है उसको। लेकिन समझ में नहीं आएगा ना कि डेमोक्रेसी क्या बता रहे हैं, तो ये फेडरलिज्म क्या बता रहे हैं, तो ये क्या है, सॉवरेनिटी क्या है, ये उसे समझ में। तो पाठक मतलब वो बंदा जो इसलिए यूज किया जाता था कि उसे रीडिंग आती थी, वो रीडर अच्छा होता था, रीड करता था। बाकी जो ऋषि मुनि होते थे वो सुनते रहते थे, फिर वो आपस में डिस्कस करते थे। जब पूरे डिस्कशन एक श्लोक का खत्म हो जाता था, नेक्स्ट आगे, फिर वो आगे मंत्र का, तो पाठक हो जाता था, है ना। अग्निहोत्री, यहीं से, यही यज्ञ मतलब यही जो कर्मकांड हुए, ये तमाम विधियां हुई, उन्हीं में होत्री मतलब होता है मंत्रों का उच्चारण करने वाला, अग्नि के सामने बैठकर करे तो अग्नि होत्री कहलाता। तो यहीं से कई जातियां कालांतर में ना, अभी नहीं, मतलब पोस्ट वैदिक पीरियड में वो डेवलप होकर के चली आई। बट अभी तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। क्लियर? हाँ बेटा, त्रिवेद समझे? त्रिवेद ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये त्रिवेद कहलाते हैं। अब आगे चले अगर हम, तो चौथा वेद आ जाता है जिसको अथर्ववेद कहते हैं। व्हाट इज अथर्ववेद? ओके, इट इज द सेकुलर वेद। सेकुलर का मतलब हो गया लौकिक वेद है ये। एंड इट इज द अर्लीएस्ट वेद, मतलब ये सबसे बाद में, यानी सबसे नया वेद है, सबसे बाद में लिखा गया। ओके, और इट इज नॉट रिलेटेड टू 3 अदर वेदास, ये 3 अन्य वेदों से बिल्कुल अलग है। मतलब 3 वेद कनेक्टेड हैं, ये चौथा वाला वेद इट इज द टेक्स्ट ऑफ मैजिक्स, मतलब जादू टोना। ठीक, जादू टोने इसमें बताए गए हैं। इसमें क्राफ्ट के बारे में बताया गया, जीवन कैसे चलाया जाए, क्या काम किया जाए, कपड़ा कैसे बुना जाता है, ये सारी चीज़ें लौकिक, लौकिक कहते हैं, स्पिरिचुअल नहीं, सेकुलर। बाकी 3 स्पिरिचुअल हैं। ओके, अब क्या हुआ बेटा कि जो वेद लिखने वाले स्कॉलर्स थे ना, दे वेर वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत विद्वान लोग थे। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जो विद्वान लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज बड़ी टफ हो जाती है। ठीक, बड़ी। अब जैसे ऐसे, अब अगर आप समझना चाहें तो ऐसे, आई डोंट नो कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट 2 न्यूज़पेपर की बात मैं करता हूँ। एक द हिंदू होता है, एक नवभारत टाइम्स या हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया। दोनों में फ़र्क क्या, अगर पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। क्या फ़र्क है बेटा? लैंग्वेज का। हाँ, द हिंदू बहुत टफ है, हाँ, ये सब इजी हैं। इज इट क्लियर ना? तो यही फ़र्क है बेटा ना, जनरल संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में, कि वैदिक संस्कृत वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, समझ में नहीं आता था लोगों के आसानी से, जो लिखता था सिर्फ वही समझता था। तो इसलिए जो वैदिक कल्चर था वो पॉपुलर नहीं हो पा रहा था, लोकप्रिय नहीं हो पा रहा था। तो कुछ विद्वान आए, सबसे पहला नाम था उनका पाणिनि। क्या? पाणिनि, PANINI, पाणिनि। इंग्लिश में
पाणिनि कहेंगे, वैसे हिंदी में पाणिनि। ओके, उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा, उन्होंने एक बुक लिखी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। उसमें 8 चैप्टर्स थे, इसलिए उसका नाम पाणिनि का अष्टाध्यायी। ये ग्रामर है, पहली ग्रामर। ग्रामर से ही हम किसी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। ओके, तो ये ग्रामर की बुक आई, क्या? पाणिनि की बुक आई, ग्रामर की बुक आई। और ओके बेटा, अब ग्रामर लोगों ने पढ़ना शुरू किया। वेद समझना है तो हमें ग्रामर समझना पड़ेगा, तो ग्रामर पढ़ना शुरू किया लोगों ने। लेकिन अकेले ग्रामर से काम नहीं चलता बेटा। एक चीज होता है, एक हमारे किसी भी लैंग्वेज को समझने में या जानने में, ओके, एक और महत्वपूर्ण चीज होती है। जैसे उसका एग्जांपल मैं ऐसे बताता हूँ। एक जोक मैंने सुना था तो वो मुझे याद आता है। तो एक बंदा था, वो गया अपने टीचर के पास और उसने कहा, सर नटूरे मीन्स क्या होता है? नटूरे, हाँ। तो उसने कहा कि बेटा क्या नटूरे मीन्स क्या होता है सर? तो उसने कहा स्पेलिंग क्या है नटूरे के? उसने NATURE। नटूरे मीन्स तो भैया मुझे भी नहीं पता, बट इतना पता है तेरा फटूरे खराब है। तो ओके, तो समझे ना, रोल है कि नहीं? किसका? प्रोनाउंसिएशन का। जो हमारा उच्चारण होता है, उच्चारण की भूमिका होती है कि नहीं? हाँ, तो कुछ भी बोलते, अगर सही उच्चारण नहीं होता है तो फिर क्या होता है? पीता पीता था। नहीं, ओके, अब समझ में नहीं आता कौन सा पीता पीता था। अब अगर उच्चारण सही नहीं हो तो पीता को भी पीता कहेंगे, पीता को भी पीता कहेंगे। जबकि एक पिता है, एक पीता है, रोज पीता है पीता, नहीं क्या पानी नहीं? तो ओके, तो पीता पीता था, रोल होता है ना प्रोनाउंसिएशन का। हाँ, तो एक दूसरी चीज, जब तक हम ये नहीं जानेंगे बेटा कि किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश के अलग है, हिंदी के अलग है, जैसे मैंने कहा, अब क्या होता है, कुछ लोग गलत बोलते हैं। मेरे भी शब्द कुछ गलत है ना, कुछ चीज़ें मुझसे भी गलत होती हैं, हिंदी में गलत होती हैं, तमाम सुधारने की कोशिश की, नहीं सुधरा। मेरी श्रीमती जी टोकती रहती हैं, अभी भी टोकती रहती है। जैसे सा और शाह का फ़र्क, अब वो थोड़ा सा शायद वो रीजनल भी है। मैं यूपी से हूँ, वहाँ इन सब चीज़ों पर ज़्यादा गौर नहीं करते सा में। और ऐसे मैंने देखा हिमेश रेशमिया को, वो भी नहीं गौर करता है। ना? तो कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए। ओके, अब साया, अब यहाँ दिमाग पे इतना लोड नहीं देना है कि ओके, एक गाना में तो सुधारते भी है ना कि सावन का महीना पवन करे शोर, शोर नहीं बाबा, शोर शोर। ये वो यूपी वाली सुधार है। मतलब ये जैसे सुधारती है ना, ऐसे मेरी श्रीमती जी हर दिन सुधारती रहती है। ये हमेशा नहीं होता है, हमेशा। वो फिर से बोलो, हमेशा। तो वो रीजनल होता है। जैसे इंदौर भोपाल में भी ये चलता है। मतलब भोपाल की बात बताऊं तो यहाँ ए की मात्रा नहीं है। मैं गया था, मैं नहीं गया था, मैं गया था। कैसे? नहीं, ओके ओके ना। पैगाम भेज दिया आपका, पैगाम नहीं भेजा, पैगाम भेज दिया। और इंदौर की लैंग्वेज जो बेसिकली मालवी लैंग्वेज में ओ नहीं है, वहाँ ओ है, औरत। ठीक, दौर में दौरा, है ना। तो हर जगह कुछ, बिहार आप चले जाओ तो वहाँ थोड़ा सा वो इंग्लिश के ज़्यादा करीब है बिहार।
अंग्रेजी के ज़्यादा करीब है। मतलब अंग्रेजी और बिहारी में एक ही सिमिलरिटी है कि रा शब्द नहीं है, है ना, र है। र, जैसे घोड़ा सड़क पर दौड़ता है तो बिहारी में बोलेंगे उसको घोड़ा सड़क पर दौड़ता है। ओके। अब ऐसे इंग्लिश में घोड़ा शब्द नहीं है, अगर घोड़ा लिखना हो तो गोरा लिखेंगे। ओके, है ना। जैसे हमारे कहाँ कैसा बताऊं मैं, इधर गढ़ है, गढ़, ढ़ा शब्द नहीं है इंग्लिश में, गा शब्द इंग्लिश में नहीं है, घा है, ड़ा नहीं है, हाँ रानातुंगा। ठीक, तो ये सारी अपनी लैंग्वेज की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट फिर भी प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल। इसके बाद ग्रामर, 2 हो गया। अब इसके बाद तीसरी चीज़ क्या होती है बेटा? तीसरी चीज़ होती है जो मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था, मैंने बताया था क्षेत्र विजय पर निकले। इसका मतलब क्या क्या विजय करने निकले? खेत, है ना। एक और आज बताता हूं मैं आपको, ये जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं ना, दे आर आर्यंस। मतलब ये सब वेद वगैरह लिखने वाले लोगों को आर्यंस कहा जाता, आर्य। ओके, आर्य का मतलब क्या हुआ? आर्य कौन है? तो आर्य शब्द, आर्य अगर कोई पूछे आपसे आर्य कौन है, तो सिंपल यही बताना आप कि जो अनार्य नहीं है वो आर्य है, जो अनार्य नहीं है वो आर्य है। हाँ, अनार्य शब्द से आज जो पॉपुलर शब्द है अनाड़ी, अनाड़ी, अनाड़ी नहीं है वो आर्य है। पढ़ा लिखा समझदार अनाड़ी नहीं है, अनाड़ी। अब अनाड़ी शब्द हम यूज करते हैं ना कि तुम तो बहुत अनाड़ी आदमी हो यार, है ना, इस अनाड़ी से तो काम नहीं बनेगा, हट अनाड़ी कहीं का। तो अनाड़ी मतलब क्या? अनाड़ी मतलब कहां से पैदा हुआ अनाड़ी? बिल्कुल, अनार्य से शब्द से पैदा हुआ। तो ये हर शब्द का, हम किसी भी लैंग्वेज के वर्ड की बात करें ना, आप पढ़ते भी होंगे, जैसे मैंने कहा कम्युनिटी, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम कम्यून, द वर्ड लैटिन वर्ड कम्यून। हम सब शब्दों के बारे में से पढ़ते ना। बायोलॉजी, द बायो, द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन बायोज एंड ग्रीक वर्ड लोजी, लोगस, पढ़ते ना। तो हर शब्द का एक इतिहास है, हिस्ट्री है कि वो शब्द कहां से आया एग्जिस्टेंस में। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एटिमोलॉजी। क्या कहते हैं? हाँ कहते हैं ना, तो एटिमोलॉजी भी होता है। तो तीसरी चीज हमें जाननी पड़ेगी, यानी कोई भी लैंग्वेज पर अच्छी किसी भी लैंग्वेज पर अच्छी ग्रिप बनाने के लिए, अच्छी पकड़ बनाने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जानना पड़ेगा क्या? ग्रामर। फिर क्या जानना पड़ेगा? प्रोनाउंसिएशन। कई बार इन दोनों से काम चल जाएगा। और एक्सपर्ट बनना उस सब्जेक्ट में तो हमें, अब इसके बाद फिर क्या होता है बेटा? इसके बाद फिर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, मतलब इंडियंस के सामने आती है, जो बेसिकली इंग्लिश मीडियम से नहीं है, मतलब बेसिकली इंग्लिश मीडियम से नहीं, हिंदी मीडियम से हैं, बट सीख गए, थोड़ा बहुत ग्रामर जान गए, विल का यूज कहाँ होगा, कैन कुड कहाँ यूज किया जाएगा, शुड कहाँ यूज किया जाएगा, मे कहाँ यूज किया जाएगा, इज, एम, आर, इंग कहाँ यूज होगा, नहीं बोलने लगते हैं। बट कई बार जो होता है अटकते हैं, हेजिटेट होते हैं, अटकते हैं, हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कई हिंदी शब्दों की मीनिंग नहीं आती इंग्लिश में। अब उसका तो दूसरा सोल्यूशन आजकल के यूथ ने निकाल लिया। हाँ यार, व्हाट इज दिस, आई डोंट लाइक भूसा लाइक खाना। मतलब ये तरीका दूसरा ढूंढ लिया। व्हाट इज दिस यार, रिक्शा एंड रिक्शा चालक इज नॉट प्रेजेंट हियर। कौन दिमाग पे इतना लोड दे? हाँ, The entire room was यार सिसियाइंग, कड़ाके की ठंड में, मतलब व्हाट यार, वी आर फ्रीज्ड, है ना। तो ये नई इंग्लिश, बट ये करेक्ट लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होने के लिए हमें
हमारी क्या कहते हैं लोग शुरू से ही, हमारी क्या स्ट्रांग होनी चाहिए? वैक्युलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना, होना चाहिए ना बेटा। और कहाँ से हम ये इंग्लिश के शब्दों को अगर हमें जानना है तो क्या तरीका हम अपना सकते हैं? मतलब क्या सिखाया गया शुरू में? 5 वर्ड रोज याद करो, कहाँ से? हाँ, ऑक्सफोर्ड की पापा खरीद के लाके बचपन में पकड़ा देते हैं, बेटा हर दिन 10 शब्द इसमें से, नहीं तो डिक्शनरी, समझे? चौथी चीज आ गई ना हमारे बीच में, क्या? ग्रामर। हाँ, दूसरा, तीसरा, किसके लिए ये सब बात बता रहा हूं? संस्कृत के लिए कि हिंदी के लिए कि इंग्लिश के लिए? किसी भी लैंग्वेज के लिए अगर आप उसको पकड़ मजबूत करनी है ना, आपको उस लैंग्वेज को अच्छे से समझना है, तो इतनी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर से एक बार आप बता दे बेटा, क्या क्या चीजों की जानकारी आपको, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड इज, थर्ड इज, ओके, फोर्थ इज वोकैब, ओके बेटा, डिक्शनरी, ओके। अब फिफ्थ भी समझ लीजिए, फिफ्थ इज सेंटेंस मेकिंग भी आनी चाहिए। नहीं ये सब आ गया और सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं हम खूब। सेंटेंस मेकिंग मतलब एक सेंटेंस ऐसा होता है, एक सेंटेंस ऐसा, जैसे सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस मेकिंग हो जाते, मेरे से भी हो जाते हैं ना, कि आई एम गोइंग टू मार्केट, लेकिन अगर उससे में आ गया मैं बाजार जा रहा था, अचानक में ही मैं तो देखते भौचक रह गया ना। अब साहब बस आई एम गोइंग टू मार्केट तक आई एम करेक्ट, उसके बाद फिर हम सडनली आई वॉज सरप्राइज्ड है ना। तो वो कहाँ कॉमा लगाएंगे, कौन से शब्द के लिए कौन सा शॉर्ट, ओके, मोनोटोनिक वर्ड यूज कर लेंगे, एक ही शब्द में वो पूरा मीनिंग निकल जाएगा। तो ये सेंटेंस मेकिंग भी हमें आनी चाहिए अगर हम उस इंग्लिश के वर्ड पर अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, नहीं। और बेटा इसके बाद देखिए, कोई भी लैंग्वेज होती है ना, कोई भी लैंग्वेज होती है, टाइम से भी रिलेटेड होती है, वो समय से भी रिलेटेड होती है कि नहीं, समय से कैसे रिलेटेड होते हैं? तो रात में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब सुबह उठ के फिर डिनर करना था भैया, नहीं तो समझे ना, टाइम से जुड़ा हुआ है कि नहीं। रात में जब सो रहे हैं, गुड मॉर्निंग बेटो, सो जाए अब, और सुबह उठ के बोल रहे हैं गुड नाइट, नहीं समझ में आना चाहिए ना। अब जैसे कैसे नहीं समझ में आता, तो मेरा एक फ्रेंड था, फ्रेंड का मतलब असिस्टेंट था। अब शाम को तकरीबन शाम हो ही जाती है, क्लास पढ़ाते पढ़ाते 8 बज जाता था, पहले 8 बजे रात हो गई बाहर, अब वो जा रहा है, गुड नाइट सर, नहीं जा नहीं रहा है, फोन आया उसका। अब शुरुआत ही उसने कि गुड नाइट सर, नहीं होता ना, क्या गुड इवनिंग बोलते, चाहे भले ही 12 बजे रात को, जब आप फोन रखोगे ना, ओके सर, तब गुड नाइट बोलते, जुड़ा हुआ है ना। हर एक लैंग्वेज ऐसे, जैसे हिंदी में आऊं तो सुप्रभात, अब ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिया तो कहीं भी, हाँ कभी भी सुप्रभात बोल रहे हो, नहीं, प्रभात में ही सुप्रभात बोला जाता है, ऐसे होते हैं ना शब्द। तो शब्दों का समय से भी ताल्लुक, रिलेशन, कनेक्शन होता है। लैंग्वेज का कनेक्शन होता है किससे? समय से। और ये चीज समय से कैसे कनेक्टेड है ये बताता मैं ज्योतिष। क्या कितने हो गए बेटा? फिर से एक बार बताएं, कितने हो गए? ग्रामर 1, प्रोनाउंसिएशन 2, 3, 4, 5वां क्या? ज्योतिष, टाइम से रिलेटेड ज्योतिष, मतलब कब शब्द, कौन सा मंत्र किस समय का मंत्र है, कौन सा शब्द किस समय का शब्द है, कौन सा सेंटेंस कब बोला जाएगा। ऐसा नहीं शुभ रात्रि सर, अभी आप आए सुबह, तो टाइमिंग से कैसे लैंग्वेज कनेक्टेड है। ओके, ये 6 चीजें हमें जाननी
होंगी किसी भी लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए ना। तो वेदों को अच्छे से समझने के लिए 6 चीजें डेवलप की गई बेटा। इन 6 आइटम्स को हम वेदांग कहते हैं। पापा ये क्या है? A perfect gift for your future. रुद्र IAS? तुम्हारा भविष्य। बेटियों का भविष्य ही है आपका और इस देश का भविष्य। आप भी अपनी बेटी को तोहफे में दें उसका भविष्य। रुद्राज IAS क्लासेस ज्वाइन करवाकर हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में, साथ ही हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। रेगुलर मॉक टेस्ट द्वारा प्री व मेंस की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। UPSC व MPPSC के फाउंडेशन कोर्सेज के लिए आज ही ज्वाइन करें रुद्राज IAS, 284 जोन 2 MP नगर भोपाल। कॉल 9098 200 428। थिंक IAS, थिंक रुद्राज।